चलिए नमस्कार। मैं मंजेश पांडे, रूट केयर फाउंडेशन का एक सदस्य। लोग फाउंडर कहते हैं पर मैं ऐसा नहीं मानता हूं। तो एक सदस्य आपके सामने लाइव आए हुए हैं हम लोग, और हमारे साथ हैं सिवान के बहुत ही सुप्रसिद्ध ऑर्थोपेडिशियन डॉक्टर रामेश्वर कुमार, श्री साई हॉस्पिटल के मैनेजिंग डायरेक्टर हमारे साथ हैं। और सर के बारे में बस मैं इतना ही कह सकता हूं कि डॉक्टर साहब से मिले हुए, और हम लोगों का आरसीएफ का एसोसिएशन सिर्फ 6 महीने का है, पर जो प्यार और जो इन्होंने सम्मान रूट केयर फाउंडेशन को दिया है, हमें ऐसा लगता है कि हम लोग 60 वर्षों से साथ हैं। तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए मैं वेलकम करता हूं, और आप सबको ये जरूर कहना चाहूंगा कि आज रूट केयर फाउंडेशन जो कुछ भी कर रहा है, सर जैसे ही लोगों के कारण हम लोग आज कुछ कर पा रहे हैं। तो सर का एक बार और धन्यवाद करते हुए सर से ये आग्रह करूंगा कि थोड़ा 2 शब्द अपने बारे में आरसीएफ के लोगों को बताएं, या यहाँ के दर्शकों को बताएं। धन्यवाद मंजेश जी। मैं बड़ा ही अभिभूत रहता हूं मैं जब भी आपसे मिलता हूं पर्सनली। ऐसा नहीं कि केवल मक्खन लगाने के लिए बात बोल रहा हूं, क्योंकि मैं भी एक ऑर्थोपेडिक सर्जन हूं। मैं 15 साल लगभग हो गया मुझे पोस्ट ग्रेजुएशन करके। मैं लगभग 13 साल से सिवान में काम कर रहा हूँ। मेरे बहुत सारे जूनियर्स चाहे सीनियर्स भी हैं जो एम्स में और दिल्ली में काम करते हैं और वर्क करते हैं। मैंने शुरू में, क्योंकि हम लोग के यहाँ सिवान में प्रैक्टिस करते हैं, तो आपको मालूम होगा कि बहुत सारे लोग रहते हैं जिनको दिल्ली जाते हैं, एम्स में जाते हैं, तो उनको जरूरत पड़ती है। तो मेरे कुछ जूनियर्स भी थे, मैंने कितनी बार उनसे कांटेक्ट किया। कुछ लोग बहुत अच्छे भी हैं वहाँ पे, लेकिन मैंने ये हमेशा ये फील किया वहाँ पे। और ऐसा नहीं कि उन लोगों की कोई दिक्कत है, हमको ऐसा लगा कि वहां पे रहते हुए, एम्स में रहते हुए, उन लोगों को काम का इतना प्रेशर रहता है कि शायद वो लोग, अगर मैं कोई चीज बोलता था तो वो लोग नहीं हेल्प कर पाते थे। तो मैं अब कभी उनको ब्लेम नहीं किया, लेकिन जब से मैंने आपसे मिला, मुझे उस बारे में मेरा प्रोस्पेक्टिव ही चेंज हो गया। और शायद मुझे इस बात का पूरा विश्वास हो गया कि मन में अगर इच्छा हो, कोई करना चाहे, तो विकट परिस्थितियों में भी, मुझे मालूम है कि आप भी उन्हीं डॉक्टरों जैसे होंगे जिनको बहुत कम समय मिलता होगा, अपनी पारिवारिक लाइफ है, फैमिली लाइफ है, लेकिन फिर भी आप में समाज सेवा का जो जज्बा है वो देख के मुझे मुझे बड़ा ही फख्र महसूस होता है। और मुझे लगता है कि नहीं, अगर आप में जज्बा है तो आप समाज सेवा कहीं पे भी किसी भी परिस्थिति में कर सकते हैं, ये चीज। और इसके लिए मैं बहुत ही कृतज्ञ हूँ आपका और आपकी पूरी टीम का, क्योंकि एक चीज और भी है कि सिवान में बहुत सारी स्वयंसेवी संस्थाएं हैं, चाहे ये छोटे जगहों में, लेकिन मुझे कभी भी हमेशा इस बात का खलन महसूस हुआ, क्योंकि मैंने गुजरात में काम किया, महाराष्ट्र में काम किया, वहां पे बहुत ही अच्छे उम्दे समाज सेवी संस्थाओं से जुड़ने का मौका मिला। तो मुझे लगता था कि ऐसा संस्था यहाँ सिवान गोपालगंज में क्यों नहीं है। तो मुझे इस बात का गर्व है कि आज आपके माध्यम से रूट केयर फाउंडेशन में के लोग ऐसे हैं जहाँ पे ऐसे, और ये कहीं ना कहीं आपकी एनर्जी है जो इन्फेक्शियस है, जिससे लोग जुड़ते चले जाते हैं और लोग जुड़ रहे हैं। मैं देख भी रहा हूँ, और जिस तरह से आप काम करते हैं, इससे तो मुझे खुद ही प्रेरणा मिलती है। मैं अपने बारे में बताना भी चाहूंगा, जैसे आपने पूछा। मैं डॉक्टर रामेश्वर, ऑर्थोपेडिक सर्जन हूँ, एंटरप्रेनर हूँ, सोशल एक्टिविस्ट हूँ और चेयरमैन हूँ श्री साई ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, और मेरा एक ग्लोपिया फार्मा भी है। और उसका मेरे 2 बच्चे हैं, और एक बहुत ही अच्छी, बहुत ही केयरिंग वाइफ भी है, जो मुझे हमेशा एक मेरे पर्सनालिटी में एक प्रेरणा का काम करती है। क्योंकि मैं एक ऐसा आदमी हूँ जो, मैं हमेशा अपने वाइफ को भी बोलता हूँ कि मैं गाड़ी का एक्सलरेटर हूँ, मेरे पास ब्रेक नहीं है। और मैं खुश नसीब हूँ कि एक वाइफ के रूप में वो ब्रेक के रूप में हमेशा मुझे एक साथ देती है। अदरवाइज ये पूरा एनर्जी बेकार हो जाएगा, जीवन के ये दोनों चीजें नहीं रहे, हमारे पास एक्सलरेटर भी ना रहे और हमारे पास ब्रेक भी नहीं रहे, तो मेरे में ऊर्जा बहुत रहती है, लेकिन मैं आगे पीछे नहीं सोचता हूँ। तो हमेशा मेरे को एज ए गाइडिंग फोर्स की तरह गाइड करती हैं, और इसके लिए मैं भगवान का शुक्रगुजार हूँ कि थैंकफुल हूँ फॉर सच ए ब्यूटीफुल, सच ए केयरिंग वाइफ। और मैं पिछले 13 साल से काम कर रहा हूँ। इस जर्नी में मैंने बहुत अच्छे वर्क भी किए हैं। एक तो कि मैंने 10,000 से ज्यादा लोगों का ऑर्थोपेडिक्स में ऑपरेशन किया है। मैंने 100 गरीब लोगों के फ्री में ऑर्थोपेडिक्स के ऑपरेशन किए हैं। 200 से ज्यादा गाँव में फ्री में विलेज हेल्थ कैंप किया है।
1000 से ज्यादा लोगों को, 1 लाख से ज्यादा लोगों को मैंने एक रूप में चाहे दूसरे रूप में फ्री में कंसल्टेशन दिया है। और एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो मुझे लगता है कि मैंने 5000 से ज्यादा विलेज हेल्थ प्रैक्टिशनर को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया है, जिसमें एक ही साथ मैंने 3000 लोगों को फर्स्ट एड का ट्रेनिंग दिया एम्स पटना के साथ मिलकर, जो दुनिया का सबसे बड़ा फर्स्ट एड का ट्रेनिंग था। इसके साथ साथ हमने इसके पहले राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना चलता था, उसमें ऐसे उससे सरकार से पैसा मिलता था, लेकिन मैं मानता हूं कि वो भी मेरा एक अचीवमेंट है। सिवान जैसे छोटे जगह में मैंने 1000 से ज्यादा गरीब लोगों का, इसमें ऐसे भी लगभग 50-60 तो मुझे ऐसे लोग याद हैं जिनके मैंने अंग में कीड़े लग गए हैं, बदबू आ रहा है, वो जब हॉस्पिटल में आता था तो इस तरह से कोई उसको घर वाले छूने के लिए तैयार नहीं है, आर्थिक स्थिति इस तरह से कि कोई उसको, वो अपना खुद से सक्षम भी नहीं है इलाज करने का। भले ही मैंने राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना से उसका पैसा मुझे मिला है, लेकिन मुझे वो काम किया मैंने, और उसका मुझे हमेशा गर्व महसूस होता है कि उनका ऑपरेशन किया, कितना बार उनका पैर निकालना पड़ा, हाथ निकालना पड़ा, निकाला, और बाद में वो लोग एक अच्छी जिंदगी वो ये करके अपना समाज में फिर से वो जा पाए। मुझे लगता है कि वो मेरी सबसे बड़ी उपलब्धि है। भले मैंने वो पैसा लेके काम किया, लेकिन वैसी स्थिति में लोग पैसा लेके भी मरीज को छूता नहीं है। तो ये मेरी पूरा लाइफ है। और मैं अभी सिवान में श्री साईं ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल, हमारा एक सिवान में हॉस्पिटल है, एक गोपालगंज में सृष्टि सौम्या हॉस्पिटल करके है, वहाँ पे मैं खुद काम करता हूँ, और यही हमारी लाइफ है जी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इतने हम जैसे लोगों को भी मोटिवेट किया है कि कुछ समाज के लिए करें। आप वहाँ रह के कर रहे हैं, हम लोग दूर से कोशिश करते हैं। और नौकरी है, नहीं तो दिल्ली में आपका हम लोगों की ऐसी सोच है कि दिल्ली में वहाँ के जो लोग आएंगे उनकी हम मदद कर पाते हैं, लेकिन अगर हम जो लोग वहाँ प्रेजेंट है खुद, वो ज्यादा मदद कर सकते हैं वैसे अंडर प्रिविलेज लोगों की। और कहीं ना कहीं दुआएं लगती हैं। और मैं आपको बताऊं कि बड़ा मैं प्राउडली, मेरे मेरे जेब में 2 आई कार्ड, बड़े प्राउड 3 आई कार्ड मैं बहुत प्राउड तरीके से रखता हूँ। एक ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस का, एक मेरी बेटी डीपीएस आरकेपुरम में पढ़ती है उसका पेरेंट्स कार्ड, और तीसरा रूट केयर फाउंडेशन का आई कार्ड। तो अब मैं आपको बताऊं कि एम्स में का कार्ड रख के प्राउड फील करना तो सबको पता है क्यों, लेकिन बेटी का पेरेंट्स आई कार्ड डीपीएस आरकेपुरम का, जब हम लोग पढ़ाई किया करते थे, जब हम लोग मेडिकल प्रिपरेशन करते थे, तो सारे टॉपर्स डीपीएस आरकेपुरम को होते थे। तो हम लोगों को ऐसा लगता था कि एक डीपीएस आरकेपुरम का लड़का दिख जाए तो हम लोग अपने आप को बड़े गौरवान्वित महसूस करें कि डीपीएस आरकेपुरम के किसी स्टूडेंट से मिले हैं हम। और मैं एक बहुत छोटा आदमी हूँ, और अगर मैंने अपने बच्ची का एडमिशन डीपीएस आरकेपुरम में करा पाया हूँ, मेरे बड़े सारे सीनियर्स हैं जो नहीं करा पाए हैं अभी तक, तो इसमें मुझे ऐसा लगता है कि मैं कुछ सामाजिक काम करता हूँ। इसका रिकॉग्निशन है, कुछ भगवान अगर कुछ कराने का होता है तो कोई ना कोई जरिया निकाल देते हैं। तो एक तो ये प्राउड है। दूसरा ये है कि रूट केयर फाउंडेशन आज से 3 साल पहले 3 लोगों से स्टार्ट करके 4 सालों में 300 तक लोगों तक हम पहुंचे हैं। और आप जैसे बड़े डॉक्टर्स अगर हमारे फेसबुक पेज पे आ रहे हैं तो ये हमारा अचीवमेंट है। और ये अचीवमेंट इसलिए है कि कहीं ना कहीं कुछ अच्छा काम किया होगा हम लोगों ने, ताकि आप लोगों ने अपना एक महत्वपूर्ण समय हम लोगों को दिया है। मैं अपना समय दे रहा हूं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आप समय दे रहे हैं, ये अलग बात है कि आप भी हमारे रूट केयर फाउंडेशन के मेंबर हैं। और जो रूट केयर फाउंडेशन का जो डिजीज अवेयरनेस एक प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम के आप एक बहुत बड़े हिस्सा हैं। और हो सकता है कि हम मिलें तो उस प्रोग्राम का हेड भी मैं आपको अगले कुछ दिनों में प्रपोज करने वाला हूं, अगर आप एक्सेप्ट करें तो। अरे हम बहुत लोग हम बहुत बड़ी। लोग मैं कुछ कहना चाहता हूँ, इसी बात पे ही बात आई तो। एक्चुअली देखिए, मेरा ऐसा मानना है, ये हमेशा बचपन से ही, और मैं अभी तो ये बात बिल्कुल पक्का हो गया है कि अगर आपको चैरिटी भी करना है ना, तो आपके पॉकेट में पैसा होना चाहिए। गरीब आदमी चैरिटी भी नहीं कर सकता है। हमारे और आपके जैसे लोगों को सक्षम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर हम सक्षम होंगे तो हम करेंगे क्या? हम समाज का ही भला करेंगे। पैसा खराब चीज नहीं होता है, पैसे को यूज करने वाला आदमी खराब होता है। हमारे और आपके जैसे लोग अगर समर्थवान बनेंगे तो यही काम कर सकेंगे, यही करेंगे। और वही कोई खराब लोगों के हाथ में पैसा आएगा तो खराब। पैसा अपने आप में खराब चीज नहीं है, ये चीज मानसिकता। मैं एक्चुअली देखिए,
केवल बीमारी ही बीमारी नहीं है, कि ये भी बीमारी है कि पैसा खराब है, पैसा हर बीमारियों का जड़ है। क्या ये पैसा डॉक्टर मंजेश जी को मिल जाए तो क्या वो खराब काम करेंगे? डॉक्टर वो काम मुझे लगता है कि मेरे जैसे लोगों को मिले तो हम कुछ अच्छा ही करेंगे समाज का। और ये चीज, अगर ये बात जो भी हमारे श्रोता सुन रहे हैं वो अपने बच्चों तक ये बात पहुंचाने की कोशिश करें, तो शायद हमारा समाज, हमारा बिहार एक सक्षम बिहार बनेगा। हमें कहीं दूसरे जगह जाके काम नहीं करना पड़ेगा, हम लोगों को रोजगार देने में सक्षम होंगे। और ये मानसिकता हमें अपने आप में भी डेवलप करनी होगी, हम अपने बच्चों में भी डेवलप करनी होगी, तभी हम एक स्वस्थ समाज भी बना पाएंगे। एक सक्षम आदमी, एक आर्थिक रूप से सक्षम आदमी ही समाज का कुछ मदद कर सकता है। करने के लिए देखिए फकीर भी कर सकता है, लेकिन मुझे लगता है कि फकीर बनते कितने लोग हैं? क्या हम फकीर बनने की ट्रेनिंग देते हैं क्या? लेकिन अगर हम सांसारिक जीवन में रहते हुए अगर अच्छा बनना है तो पैसा होना भी जरूरी है। वो अच्छे तरह से पैसा कमाया हुआ इंसान, अच्छे तरह से अगर आप अच्छे ढंग से पैसा कमाए तो कहीं ना कहीं वो समाज में ही यूज होगा। क्योंकि एक समय के बाद से पैसे की जरूरत खत्म हो जाती है। अब मुझे लगता है कि मैं इस स्टेज में वर्क कर रहा हूँ, चाहे आप पैसे के लिए नहीं वर्क कर रहे हैं। अब हमारी बेसिक नीड्स, हमारे खाने पीने, हमारे बाल बच्चे की एजुकेशन, मुझे लगता है कि उसके लायक हो गया। अब हर पैसे का तो कोई सीमा नहीं है, लेकिन उस लायक हो गया। अब हम पैसा कमा रहे हैं ताकि हम समाज को कुछ कंट्रीब्यूट कर सकें, कुछ दे सकें, कुछ लौटा सकें, इसलिए। और ये मानसिकता हमें अपने बच्चों के बारे में भी डेवलप करनी होगी। अदरवाइज हम हमेशा एक लेने वाला ही बना रहेंगे, हम देने वाला कभी नहीं बन पाएंगे। चलिए सर, तो एक चीज और भी मैं आपसे एक और भी मेरी एक और स्टोरी मैं चाहता हूं कि आपने डीपीएस से जो बात बताई, इसमें दो चीजें मैं अपने श्रोताओं से, क्योंकि मुझे हमेशा लगता है कि फैक्ट्स, बातें से ज्यादा इंपॉर्टेंट स्टोरी होती है, क्योंकि स्टोरी दिमाग में घुस जाती है और स्टोरी कहीं ना कहीं दिल में डीप इम्पैक्ट करती है। दो स्टोरी मैं डीपीएस से रिलेटेड, मैं मेरे मेरे भी जीवन से जुड़ा हुआ है, जो मैं चाहता हूं कि जितने भी श्रोता हैं उनसे शेयर करूं। एक्चुअली मेरे बचपन से ही मेरी इच्छा थी, मेरे परिवार वालों की इच्छा थी, ऐसा नहीं कभी भी मेरा प्रेशर नहीं रहा किसी का, लेकिन मेरे परिवार वाले भी चाहते थे कि मैं डॉक्टर बनूं। मेरे दादाजी की बड़ी इच्छा थी, वो फ्रीडम फाइटर थे। और उस वक्त, ये आज से लगभग, ये हमको लग रहा है कि 96 95 आज से कितना दिन हो गया होगा, ये 25 साल पहले की बात है। 25 साल पहले मेरा मैं 12th किया था, उसके 2 साल पहले यानी कि 93 में, यानी कि आज से 27 साल पहले मैं दिल्ली गया था अपने दादाजी के साथ। दिल्ली गया इसलिए कि 12th में, हमका 11 12th में एडमिशन कराना था डीपीएस में। उनकी इच्छा थी, मेरा अच्छा मार्क्स आया था 10th में। वो फ्रीडम फाइटर थे तो इसलिए उनको पास भी मिलता था। तो हम लोग आराम से, पहली बार हम जिंदगी में एसी में बैठ के दिल्ली गए थे और उनके साथ। तो वहां पे गए तो मुझे जब वहां जाके पता चला कि वो डीपीएस थोड़ा सा अलग तरह का स्कूल है, क्योंकि वो सीबीएसई बोर्ड था, हम लोग तो बिहार बोर्ड से पढ़े हुए थे। और हम लोग का एग्जाम का रिजल्ट थोड़ा लेट आता था, मई में करीब में आता था। उन लोगों का पहले ही एग्जाम, वहां पे एग्जाम होके एडमिशन हो गया, तो फिर हमारा एडमिशन नहीं हुआ। तो एक डीपीएस से रिलेटेड तो वो एक स्टोरी है जो बाद में हम फिर। और दूसरी एक स्टोरी है कि मेरी वाइफ की बड़ा इच्छा थी कि हमारे बच्चों का डीपीएस में। ये बात सही है कि बिहार में जो लोग पढ़ते हैं चाहे रहते हैं, हम लोगों की एक बड़ा इच्छा रहता है, जो भी थोड़ा सा बेहतर करता है, कि हमारे बच्चे चाहे हम खुद डीपीएस में पढ़े। तो मेरी वाइफ की बड़ी इच्छा थी कि मेरे बच्चे डीपीएस दिल्ली में पढ़े, और इसके लिए उसने मुझे भी बोला कि आप कुछ करिए भाई, आप कुछ करिए, आप इतना करते रहते हैं लोगों के लिए, आप जाइए, इधर जाइए उधर जाइए। वो पीछे डंडा दी मेरे को। और मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं एक आदमी के पास गया, जिसको मुझे मुझे लगा कि ये आदमी करा सकता है डीपीएस में। लेकिन आप विश्वास नहीं करिएगा कि वो आदमी के पास गए, हम बहुत देर बैठे भी उनके पास, पूछे भी डॉक्टर साहब क्या काम है, कोई बात तो नहीं है ना। लेकिन मैं बोल नहीं पाया कि मेरे बच्चे का एडमिशन करा दीजिए। मैं रियली बता रहा हूँ, मैं बोल नहीं पाया मुंह से। तो इनफैक्ट मुझे लगता, और इस बात का गर्व भी होता है, बाद में घर पे आया तो वाइफ ने बहुत डांटा होता भी कि साहब आप खत्म आदमी है, किसी काम लायक नहीं है, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। लेकिन इस बात का मुझे अपने आप में प्राउड होता है कि हम लोग किसी के सामने हाथ नहीं फैला सकते। और फिर वाइफ को बाद में बोला भी मैंने, उस दिन तो नहीं बोला, मेरा हिम्मत नहीं हुआ, मुझे मालूम था कि कुछ बोलूंगा तो बहुत डांटेगी भी, उसको भी कष्ट होगा, ये इतना गया आदमी और कुछ किया नहीं। फिर बाद में बोला, देख बेटा, अगर हमारा बच्चा खुद सक्षम नहीं है ना, तो मैं उस जगह को दे भी दूंगा तो कोई मतलब नहीं है। और उसको अपना स्ट्रगल खुद करना चाहिए।
और मैं समझता हूँ ना कि वो आदमी बहुत भाग्यशाली है जिसको जिंदगी में स्ट्रगल मिला है, जिसने अपने से खुद से किया है, और वो आदमी दुनिया का सबसे अभागा आदमी है जिसको हर आदमी हर चीज उसके हाथ में मिल गया है। भले ये स्ट्रगल करते वक्त ये बात समझ में नहीं आती है ये, लेकिन हम जो कुछ भी बनते हैं, चाहे आपका बच्चा भी जो कुछ बनने वाला है वो अपने स्ट्रगल से बनने वाला है। अगर हम हर चीज उसको परोस के दे देंगे ना तो कभी कुछ नहीं। हम तो डीपीएस से नहीं पढ़े, डॉक्टर साहब डीपीएस से नहीं, लेकिन आज जो पोजीशन में है हम इस बात की गारंटी नहीं दे सकते हैं कि हमारे बच्चे डीपीएस में पढ़ के भी वो पोजीशन पा पाए। तो उनको अपना स्ट्रगल खुद करने दें, ये चीज का भी ध्यान दें। हर चीज हम परोस के दे देंगे ऐसा जरूरी नहीं है, ऐसा मेरा सोचना है। और मुझे ऐसा मानना है कि मैं भी अभी जो कुछ भी हूँ इसमें कारण यही है कि मैंने खुद स्ट्रगल किया है। मेरे पापा शुरू से ही गल्फ में रहे, तो एज ए आप समझ सकते हैं कि एज ए गार्जियन मुझे कुछ नहीं मिला। मुझे अपना खुद का एडमिशन भी 10th में खुदे जाके किया। 11 12 में मेरी माँ भी बहुत पढ़ी लिखी नहीं थी, लेकिन वो एम्बिशियस थी, वो चाहती थी बच्चा लोग पढ़ना चाहिए, ये करना चाहिए, उन लोगों को ये करना है। तो हर चीज जब आप खुद करते हैं ना, हर हर जगह आप खुद जाके ठोकर खाते हैं। और इनफैक्ट बचपन में मैं बहुत ही शाई किस्म का लड़का था, डरपोक जैसा बोल सकते हैं, उस तरह का लड़का था। लेकिन ये ठोकर खा खा के कर करके आदमी यहाँ तक पहुंचा। तो ये जो जर्नी रहता है ना, इसमें से कोई आपको डिगा नहीं सकता। मुझे ऐसा लगता है अगर ये चीज करते करते आप पहुंचे हैं तो चलिए, बहुत मैंने बहुत धन्यवाद लग रहा सर। है और कि अच्छा, मैं एक बहुत सारे श्रोताओं के प्रीशियस समय, लेकिन मुझे लगता है कि ये सब चीजें भी जिंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं। ये जैसे हमको जरूरी ये था, जानना जरूरी था। इंपॉर्टेंट है। ये अलग है कि हमने इसके लिए 10 मिनट रखा था और हम लोग 16 मिनट 35 सेकंड पे हैं। तो 6 मिनट आज 35 सेकंड हम लोग थोड़ा ज्यादा सा ले लिए पीछे हैं, चल गए। तो हाँ, हम लोग अब सीधे आपके क्वेश्चन सीधा पे पॉइंट पे आएंगे। आते हैं सर। हाँ, सीधा पॉइंट पे आते हैं सर। और जो हम्म, बातें हमने करी है ये भी इम्पोर्टेंट था। कोई भी चीज हो लोगों को फायदा होना चाहिए। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी के भी ह्यूमन लाइफ के, मनुष्य के लाइफ के 4 फेजेस होते हैं। एक वो फेज होता है जब वो अपने बच्चों के गर्भ, जब वो अपने माँ के गर्भ में रहता है। दूसरा फेज होता है जब वो बाल्य अवस्था में रहता है। तीसरा फेज होता है जब वो जवानी की अवस्था में रहता है। और चौथा फेज होता है जब वो बुढ़ापे की अवस्था में रहता है। तो जी जी जितने भी श्रोता सुन रहे हैं उनके लिए मैं बताऊं कि हम लोग बोन के हेल्थ के बारे में बात करेंगे। बोन को, अपने हड्डियों को कैसे स्वस्थ रखना है, इस बारे में बात करेंगे। और इस बारे में बात करने के लिए सिवान में जब मैंने अपने चारों तरफ देखा तो डॉक्टर रामेश्वर से बेटर कोई मुझे नहीं दिखा। इसलिए मैंने डॉक्टर साहब को ये अपील किया कि डॉक्टर साहब आए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सवाल पहला ये होगा सर कि मुझे आप बताइए और श्रोताओं को बताइए कि जो बच्चे अपनी माँ के गर्भ में है तो उसके बोन को ठीक रखने के लिए हमें बाहर से क्या सप्लीमेंट लेना चाहिए और मदर को क्या सप्लीमेंट लेना लेना चाहिए, और टू द पॉइंट रखेंगे सर। हाँ, तो एक्चुअली बहुत ही अच्छा सवाल है कि हम अपने हड्डी को कैसे मजबूत रखें। जब बच्चा पेट में है तब से लेके और मरनासन होने के वक्त बुढ़ापा तक का ये एक जर्नी में कैसे रखें। खास करके जो हम पेट में बच्चा है तो उसके हड्डी को कैसे मजबूत रखें। तो उसमें हड्डी को तो बच्चा को तो हम कुछ नहीं दे सकते, उस वक्त जो भी कुछ करना है वो मदर्स को ही करना है, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट भी बहुत अपने तरफ से कोशिश कर रही है कि मदर को एक बैलेंस डाइट मिले, एक संतुलित आहार मिले। ऐसा नहीं है कि ये चीज खाना है ये चीज नहीं खाना है, सब कुछ खा सकते हैं। मदर को सब कुछ खाने के लिए दिया जा सकता है, लेकिन कुछ कुछ खाना, जिसे खास करके लोग, जिसे दूध आपको लेना है, आपको प्रोटीन रिच डाइट लेना है, कैल्शियम सप्लीमेंट भी जैसे 3 4 महीने के बाद से हम लोग बोलते हैं कि लेडीज लोग को लेना चाहिए। तो अगर लेडीज, एक तो पहला चीज की बहुत यंग एज में बहुत जल्दी आप मैरिज ना करें, क्योंकि वो अगर आप खुद ही लेडीज खुद ही कमजोर रहेगी, वीक रहेगी, तो अगर वो प्रेग्नेंट होगी तो कहीं ना कहीं बच्चा, क्योंकि पूरा चीज तो अगर देखा जाए तो वो जो भ्रूण है, जो छोटा बच्चा है जो पेट में पल रहा है, उसको पूरा न्यूट्रिशन मदर से मिल रहा है। अगर मदर मदर ही खुद ही वीक रहेगी तो क्या बच्चा करेगी। तो उसका पूरा शारीरिक विकास हुआ रहे, कम से कम वो जो एक गाइडलाइन है गवर्नमेंट भी तो अभी कर दी है कि इतना बरस के से कम के उम्र में आप शादी नहीं कर सकते हैं, कुछ गैप रखिए। खुद लेडीज का फिजिकल डेवलपमेंट पूरा होना चाहिए, उसका न्यूट्रिशन पूरा मिलना चाहिए। और ये चीज समझिए कि जब तक लेडीज आपके स्ट्रांग नहीं होंगे, आपके जनरेशन स्ट्रांग नहीं हो सकते हैं। तो उनके खाने पीने का, क्योंकि अभी भी हमारे यहाँ एक कल्चर है कि बेटियों को बेटा खा लेगा तब मिलेगा, चाहे जो बचेगा वो मिलेगा। तो ये चीज का कल्चर हमें नीचे के लेवल से, ऐसे ऊपर के लेवल में मिडिल क्लास में ये सब चीजें थोड़ा सा कम है, लेकिन
अभी भी बहुत जगह है, हम भी बहुत अपने क्योंकि हम लोग भी मिडिल क्लास फैमिली से हैं, तो देखते हैं अपने परिवारों में कि ऐसा होता है कि बेटियों को हमेशा नेग्लेक्ट करके रखा गया है, क्योंकि अगर बेटियां एक पिलर जैसा है, अगर वो स्ट्रांग नहीं होंगी तो आपका जो भी जनरेशन जो आने वाला है वो सभी वीक होने वाले हैं। तो बेटियां ही बेटा भी पैदा करेंगी, कोई दूसरा तो बेटा पैदा नहीं कर सकता है। तो इनफैक्ट उनका न्यूट्रिशन सही रहे, और सप्लीमेंट के रूप में उनको कैल्शियम का सप्लीमेंट जो अब गवर्नमेंट की तरफ से भी मिलता है, ऐसा नहीं है कि आपको बाहर से ही खरीदना है, दूध लीजिए आप, बाकी भी जो भी डाइट्स, फ्रूट्स लीजिए, वेजिटेबल्स ज्यादा लीजिए। तो ये सब चीजें का ध्यान दें, और खास करके मदर्स का थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी, ऐसा नहीं है कि बहुत सारा, एक चीज और भी मैंने देखा है कि बहुत सारी लेडीज हैं जो हम लोग की तरफ की, या तो एक तो कोई देखने वाला ही नहीं है, कभी कभी कोई सेवा करने वाला है तो इतना कुछ भी नहीं करते, दिन भर लेटे रहती है, वो इतना ओवर वेट भी हो जाती है। इसका भी एक बैड इफेक्ट पड़ता है बेबी के ओवरऑल हेल्थ पे, क्योंकि जब बॉडी बोन्स कोई अलग नहीं है, जब पूरा बॉडी हेल्दी होगा तो बोन्स भी बच्चा का हेल्दी होगा। और हमको लगता है कि अगर भ्रूण की अवस्था में बच्चे का ध्यान देना है तो बच्चे का ध्यान के बारे में नहीं सोचना है, वो प्रेग्नेंट वुमेन के ध्यान के बारे में सोचना है, और वुमेन एम्पावरमेंट, ह्यूमन न्यूट्रिशन के बारे में सोचना है। अगर वो होगा तो भ्रूण अपने आप ही अच्छा होगा, और उसको जी, कैल्शियम सप्लीमेंट भी देना है। जी। तो जो लोग हाँ। जुड़े हैं उनको मैं बता दूं कि उनके सवाल भी लिए जाएंगे और आप लोग अपने सवाल दे सकते हैं और उसको हम स्क्रीन पे लेके आएंगे। वो लास्ट के 15-20 मिनट में हम लोग करेंगे। पहले कुछ ऐसे सवाल हम लोगों के दिमाग में है जो जो जनरल पब्लिक का सवाल होता है जनरल, तो वही हम लोग अभी करेंगे। तो दूसरा सवाल ये रहेगा कि भ्रूण अवस्था में आपने बता दी कि माँ का ध्यान रखना है, माँ से सारा न्यूट्रिशन बच्चे में जाता है, तो बच्चे को वो न्यूट्रिशन सारा मिल जाएगा। जैसे ही बच्चा जब पैदा हो जाता है और उसके स्टार्टिंग के 10 साल जब बून में सबसे ज्यादा ग्रोथ देखा जाता है, उस एज में बच्चे को क्या सप्लीमेंट दिया जाए, और दूसरा कि जिन जिन लेडी को बच्चा हुआ है, इसलिए मैं साथ साथ दोनों लेके चल रहा हूँ, जिस लेडी को बच्चा हुआ है उसको क्या करें, और जो बच्चा हुआ है उसको 10 साल तक कैसे रखें। तो देखिए, जैसे एक बार बच्चा जन्म ले लिया तो अब माता से तो उसका कनेक्शन नहीं है, लेकिन फिर भी माता का न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट रहता है कि माता हेल्दी रहेगी तभी कभी बच्चा को भी कोई दिक्कत हुआ तो उसको देख पा सकती है, चाहिए तो उस चीज को हम निकालते हैं। लेकिन बच्चा के लिए अब क्या कर सकते हैं, तो पहला चीज की वैसे जो यूनिवर्सल चीज है कि शुरू के 5-6 महीना एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग। एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग मीन्स दूध छोड़ के, माँ का दूध छोड़ के कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं माने पानी भी नहीं, पानी भी नहीं क्या, कुछ भी नहीं, अमृत भी कहीं से मिल जाए तो वो भी नहीं, तो वो चीज देना है। और ऐसा नहीं है कि कोई भी मदर को दूध नहीं होता है, ये बिल्कुल मिसकंसेप्शन है, खास करके हम लोग के यहाँ पे कि दूध ही नहीं होता है, दूध आप पिलाइएगा नहीं तो दूध निकलेगा नहीं। और हर माँ को इसको बताने के लिए मैं अपने, ऐसे तो मैं गायनोकोलॉजिस्ट नहीं हूँ, मुझे उतना ये नहीं उसका होता है, लेकिन फिर भी जो हमारे, मैं हमेशा बोलते रहता हूँ कि गाय बकरी जो हम लोग के जैसा खाना नहीं खाती है, वो इतना दूध दे देती है, जो अपने के लिए क्या, वो अपने बच्चे के लिए क्या, दूसरे बच्चे के लिए दूध हो जाता है। तो हम लोग एक इमोशनल जो जंतु हैं, जो सब कुछ हम लोग के पास हर चीज उनसे ज्यादा प्रचुर मात्रा में और उनसे ज्यादा एफिशिएंट है। हमारा दूध ऐसा नहीं होता है कि हमारे पास दूध बनता नहीं है, दूध होता नहीं है, हम कितना भी कमजोर है। मैंने खुद भी देखा है बहुत सारी वीक महिलाएं जिनका पूरा हड्डी दिख रहा है, पूरा हड्डी का हड्डी दिख रहा है, लेकिन फिर भी उनके उनके ब्रेस्ट में इतना मिल्क प्रोड्यूस होता है जो एक बेबी को पिलाने के लिए सफिशियंट होता है। और इतना ही नहीं, मैंने जैसे बहुत बार हम लोग के गाँव में हमने सुना है कि कितना बार पहले के जिस समय में होता था कि बच्चा जन्म लिया, लेडीज एक्सपायर हो गई, तो मौसी लोग दूध पिला देती थी, उनका बच्चा रहता था तो अपना भी दूध, मैंने अपने बच्चे को भी दूध पिला दी, और वो अपने बहन की भी बच्चे को दूध पिला दी। इतना दूध होता है इनफैक्ट। लेकिन ये धारणा बनाना कि हमको दूध नहीं होता है, हमको दूध नहीं है, हम कमजोर है, ये चीज आपके बच्चे के हेल्थ के लिए मैंने एक ऐसा चीज है जो परमानेंट इफेक्ट डाल देता है। कहीं ना कहीं एक माने जड़ में ही आपने कुछ एक तेजाब डाल दिया, उस तरह की बात हो जाती है। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करिए, हर माँ को होता है, इतना विश्वास हर माँ को, अगर वो बच्चा पैदा कर सकती है तो इतना दूध भी पैदा करती है कि वो अपने बच्चे को पिला सके। और ये मिसकंसेप्शन बहुत तरह से लोगों को डाला जाता है कि नहीं इसको दूध नहीं हो रहा, तो ये चीज माँ को भी समझना है, जो माएँ सुन रही हैं हमारी बातें, उस चीज को कि आपके पास दूध की कोई कमी नहीं है, आप पिलाइएगा ना, आप एक इमोशनल बॉन्ड है, आप जितना ही पिलाइएगा उतना ही बनेगा, नहीं पिलाइएगा नहीं बनेगा, फिर शरीर समझता है कि शायद इसको जरूरत ही नहीं है तो वो नहीं भी बनाएगा। और अपना न्यूट्रिशन अच्छा रखिए एज ए मदर,
और माँ बच्चे को लगभग ये 5-6 महीने तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग दे। बाद में आप धीरे धीरे जैसे नॉर्मली आप दूसरे खाना देते हैं उस तरह से बाहर का भी दूध देने लगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और शुरू के स्टेज में यही है कि एक कि एक्सरसाइज भी बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा का, हर तरह से जैसे भी आप एक्सरसाइज करा सकें, क्योंकि अभी खास करके ये प्रॉब्लम जो होता है ये मिडिल क्लास और अपर क्लास में जाते जाते शुरू हो जाता है कि बहुत ही बच्चा को प्रोटेक्टिव इन्वायरमेंट में रखना, हर जगह से ये नहीं करो वो नहीं करो, वो उसकी हर एक्टिविटी इनफैक्ट यूजफुल होती है। जो थोड़ा सा उसको भी बच्चा भी है तो थोड़ा सा उसको फ्रीडम मिलना चाहिए। ऐसा वो कभी बाहर जैसे अभी 1 साल 2 साल 3 साल 4 साल जब वो स्कूल जाने की तो थोड़ा सा बाहर भी खेलने देना है, क्योंकि धूप का भी ऐसा बोलते हैं लोग कि जिसे हमको विटामिन मिलता है और उसका भी ओवरऑल इफेक्ट हमारे पॉजिटिव पड़ता है। और बाकी बैलेंस डाइट उनको देना है, खेलने कूदने देना है। और बाद में तो बाहर का भी सप्लीमेंट दूध के रूप में चाहिए, लेकिन वो बच्चा अगर हेल्दी बच्चा है तो उसको अलग से कैल्शियम का चाहे दूसरे सप्लीमेंट्स की कोई जरूरत नहीं होती है। बच्चे के एज तक जब 10 साल चाहे 12 साल जब तक वो बच्चा जिसको बोलते हैं, लेकिन एक बार प्रौढ़ होता है जब वो जवान होता है तो थोड़ा सा रिक्वायरमेंट्स बदल जाती हैं। लेकिन इसमें यही ध्यान देना है कि न्यूट्रिशन दीजिए उसको, खेलने कूदने के लिए भी थोड़ा दीजिए, बाहर आउटडोर एक्टिविटी भी कराइए और शुरू के दिन में एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराइए। तो चलिए, जैसा आपने कहा कि जैसे ही बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है तो उसके रिक्वायरमेंट चेंज हो जाते हैं। तो उसी पे अगला सवाल मैं आपसे करता हूँ कि जब बच्चा बड़ा हो जाता है, अब बच्चा कहेंगे तो उसमें लड़का और लड़की दोनों आ जाएँगे। तो जब हम्म बच्चा बड़ा होता है, मतलब उसकी उम्र शादी की हो जाती है, लड़का हो या लड़की हो, तो उस टाइम से लेके 40 इयर्स तक, मतलब हम्म बुढ़ापा हम आजकल, अब मैं 40 इयर्स से मानने लगा हूँ, क्योंकि अब मेरे कमर हम्म में दर्द होने लगा है तो मैं तो वैसे अब सोचने लगा हूँ। तो मैं ये कहना चाह रहा हम्म था कि जो बच्चा शादी के लायक हुआ और शादी होने के बाद बच्चा पैदा कर दिया, लड़का हो या लड़की हो, उस हम्म। बीच में अ, मेल की क्या रिक्वायरमेंट होती है बोन को हेल्दी रखने के लिए, और फीमेल की क्या रिक्वायरमेंट होती है बोन के हेल्दी रखने के लिए, और क्या फीमेल को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है या मेल को ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है? तो एक्चुअली जब कोई भी एडल्ट आदमी के बोन्स के हेल्दी रखने के 3 ही तरीके हैं। एक तो पहला है कि आपका डाइट, आपकी खुराक क्या है। दूसरा कि आपकी फिजिकल एक्टिविटी, क्योंकि यहाँ पे एक्सरसाइज का बहुत ही इंपॉर्टेंस है। क्योंकि हम लोग खास करके हम इंडियंस लोगों में एक खास ये प्रॉब्लम है कि हम लोग यही समझते हैं ना कि एक्सरसाइज और पीटी केवल स्कूल तक ही लिमिट है। स्कूल तक हुआ, उसके बाद से इसका जीवन में कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। जिसको खिलाड़ी बनना है, जिसको दौड़ना है, सैनिक में जाना है, उसी के लिए जरूरी है। लेकिन एक ऐसा चीज है, क्योंकि न्यूट्रिशन पे तो सभी लोग चर्चा करते हैं कि न्यूट्रिशन लेना है और न्यूट्रिशन के, लेकिन एक्सरसाइज एक ऐसा चीज है ना जो सप्लीमेंट मैंने मैं जो श्रोता हमारे जो सुन रहे हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप सचमुच अपने दिल पे हाथ रख के बोलिए कि आप पिछली बार कब एक्सरसाइज किए थे, कब अपने शरीर के लिए कुछ मेहनत किए थे, कुछ कसरत किए थे। हम लोग के यहाँ तो आज भी परिश्रम करना एक समाज में नीचे के स्तर से लोगों को देखा जाता है कि ये आदमी मेहनत करने वाला है। और मुझे एक चीज का बड़ा ही मैं फिर से एक कहानी की तरफ लेके जाता हूँ। मेरे गांव में एक मैंने एक दुखहरण काका थे, जो मैंने हम लोग के खेत उत में काम करते थे। और वो बड़ा ही मजबूत, मैंने उनका मैंने ये देख के आप मैंने ऐसा, इस पे हम लोग बच्चा जब थे तो जब वो आते थे घर पे तो हम लोग वो ऐसा करके 2-4 को बच्चा इस पे टांग आ जाते थे। हम लोग उस पे एक करके वो करते थे और बहुत मैंने ऐसे गरीब आदमी थे, लेकिन हम लोग घर ही खाना खाते थे और खेत में काम करते थे। उनका बॉडी का फिजिक में, अब तो बूढ़े हो गए हैं और वो बहुत उनका, वो अभी भी मुझे सीन याद आता है। वो किसी मैंने हॉलीवुड या बॉलीवुड के सिनेमा अगर सचमुच देखा जाए तो उस तरह से उनका बॉडी था, जबरदस्त। और वो खाना क्या खाते थे, मैंने ऐसे खाना तो पूरा एक थाली, पूरा बड़ा थाली रहता था। और वो थाली में मैंने वो चावल दाल, मैंने जितना हम लोग घर के लेडीज लोग परेशान हो जाती थी उनको खाना खिलाने में, और पूरा मैंने जितना हम लोग खाते थे उसके 10 गुना वो खाते थे। और वो हम लोग जितना देर में खाते थे उससे आधा समय में कटाकट 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 पूरा खा जाते थे। और पीठ उठ कुछ भी नहीं, बॉडी इतना जबरदस्त ना, माने वो एक्चुअली खाने का कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। और खाना वो खाते थे हम लोग उतना पचा भी नहीं सकते हैं जितना वो खा के पचा लेते थे, अब फिर भी बॉडी बिल्कुल सॉलिड, क्योंकि वो कसरत करते थे, मेहनत करते थे। हमको भी अगर जब तक हम अपने शरीर को मेहनत नहीं देंगे ना,
बोन नहीं स्ट्रांग होंगे। यंग आदमी के लिए बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि स्कूल में एक पीटी का क्लास है कि हाथ ऊपर करो पीछे करो, यही तक एक्सरसाइज का इंपॉर्टेंस है। हम लोग के यहाँ एक कल्चर भी है कि नहीं, खेलने कूदने बहुत खराब चीज, नहीं करना है, बच्चा को नहीं खेलने देना है। ये बहुत गड़बड़ चीज है जी। आप कमाएंगे जिंदगी भर और बाद में वो पैसा लगा के अपने हड्डी के लिए, क्योंकि हड्डी क्या है, वो पिलर है, वो गड़बड़ाएगा पूरा शरीर में गड़बड़ाएगा, फिर आपको हार्ट का भी तकलीफ होगा, ब्लड प्रेशर भी होगा, शुगर भी होगा। शरीर आपका बोन्स स्ट्रांग है तो आप फिजिकल एक्टिविटी करते रहेंगे, आप लंबा समय तक जिएंगे, लंबा दिन तक प्रोडक्टिव रहेंगे। तो एक्सरसाइज को अपने आम जिंदगी में डालिए। खाना पीना तो सब लोग समझता है कि अच्छा न्यूट्रिशन वाला खाना खाइए, दूध पीजिए, प्रोटीन रिच डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, लेकिन ये एक्सरसाइज को समझना है। और यंग एज के लिए एक और भी बहुत जो जो जिसको मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट है, वो कि आप व्यसन से कितना दूर है। क्योंकि ये एक ऐसा एज है कि अगर आपको अल्कोहल लेने का, दारू पीने का, सिगरेट पीने का आदत पड़ गया एक बार उस वक्त, तो ये समझिए कि आप साहब, एक नहीं रहता है कि खून डाल दिए आप अपने शरीर में, और वो धीरे धीरे आपके हड्डियों को कमजोर करते जाएगा। वो समझ में नहीं आएगा, यंग एज में तो समझ में भी नहीं आता, लेकिन उसका लॉन्ग टर्म बहुत खराब इम्पैक्ट पड़ता है आपके बोन्स पे, आपके ज्वाइंट्स पे। और ये चीज, अगर दो चीज, न्यूट्रिशन तो सभी लोग जानते हैं कि हमको क्या खाना क्या नहीं खाना, किस तरह से खाएंगे मजबूत रहेंगे, और सब लोग को दिमाग में एक माइंडसेट रहता है। लेकिन एक्सरसाइज के बारे में शायद बहुत लोग, मेरे बहुत सारे श्रोता जो सुन रहे होंगे, आप अपने आप से पूछिए, आप अपने बच्चों से पूछिए। क्योंकि देखिए, अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो आप एक जनरेशन को भी वो ट्रांसफर करते हैं। आप बोलिएगा ना कि आप, हमारा बेटा एक्सरसाइज करे, वो नहीं करेगा, वो देखता है आपको, आप तो दिन भर बैठे रहते हैं, सोते रहते हैं, बैठ के मोबाइल में कटर कटर करते रहते हैं। ये कटर कटर, ये मोबाइल का कटर कटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है यंग जनरेशन के लिए। करना है, एक शेड्यूल है, उसके हिसाब से करिए। लेकिन दिन भर, अभी एवरेज इंडियन डाटा है कि एवरेज इंडियन पर डे 4 घंटा सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे पड़ा हुआ है, कटर 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 कटर। ये क्या होगा हड्डी का हमारे आने वाले जनरेशन के लिए, ये बहुत ये चैलेंजिंग चीज है। इफ यू आर ए यंग पर्सन, करिए भाई जितना जरूरी है। आप एक शेड्यूल फिक्स करिए कि इतना देर मुझे सोशल मीडिया पे रहना है, 1 घंटा 1.5 घंटा फिक्स करिए। आपको 3 घंटा रहना है भी तो फिक्स करिए 3 घंटा भी। ये 4 घंटा एवरेज है। इसमें तो हमको लगता है कि अभी आधे इंडिया के लोग तो फेसबुक पे और व्हाट्सएप पे है भी नहीं। इसका मतलब कि कुछ लोग ऐसे भी हैं जो दिन में 7-7 घंटा 8-8 घंटा इस पे लगे हुए हैं। सोचिए कि क्या होगा हमारे जनरेशन का आगे। और ये चीजें हम अपने लिए कर रहे हैं, वो कोई नहीं, हमारे बच्चे देख रहे हैं। हम उनको किस मुंह से बोलेंगे कि यार तुमको नहीं करना है, तुमको ये चीजों से दूर रहना है, तुमको एक्सरसाइज करना। वो जब हम दौड़ने लगेंगे, सवेरे उठ के जाएंगे, कुछ वॉकिंग करेंगे, कुछ वर्जिश करेंगे, कुछ एक्सरसाइज करेंगे, वो देखा देखी वो सब करने लगता, उनको बोलना नहीं पड़ता, वो भी लग जाएगा। तो और इसी से हम अपने जनरेशन को, अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। व्यसन से दूर रहने की कोशिश करिए। ये नहीं कि फैशन में यंग आदमी है तो सिगरेट पी रहे हैं, दारू पीने का भी भले ही हम लोग के बिहार में बंद है, लेकिन फिर भी है। इस सब चीजों से दूर रहना है, क्योंकि ये चीजें इंजॉयमेंट के लिए बहुत सारा तरीका है जी, और उससे भी अच्छा मजा आता है जी। ये सब चीजों में ना पड़े, तो यही मेरा एडवाइस है। अलग से कोई सप्लीमेंट्स की, अगर कोई हेल्दी हमारा यूथ है तो उसको अलग से कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है। अगर आप कोई बीमार नहीं है, कोई तकलीफ नहीं है, तो लेडीज को खास ध्यान देना है, क्योंकि आपको अपनी खुद की ही नहीं जवाबदारी है, आप एक आने वाले बच्चे की भी जवाबदारी है। तो आपको अपने आप को स्ट्रांग रखना, ये रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। लेडीज लोग में भी खास करके मैंने देखा है कि, क्योंकि बहुत लोग का ये हो गया है कि अभी वॉशिंग मशीन आ गया, सब कुछ बहुत बहुत सारा चीजें ऑटोमेट हो गई हैं। और लेडीज में ऐसा लगता है कि दिन भर वो तो काम ही करते रहती है, दिन भर तो ऐसा बहुत बार लेडीज को मैं बोलता हूँ कि वॉकिंग करिए, कुछ एक्सरसाइज करिए, तो बोलते हैं अरे डॉक्टर साहब हम तो दिन भर काम करते रहे, नहीं घर में तो दिन भर। आपको मैं बता दे रहा हूँ कि लेडीज कोई दिन भर कितना भी काम करती हो, एक किचन में से और घर में वो कितना देर चलती है, अगर उसको डिस्टेंस वाइज आप कैलकुलेट करेंगे ना, तो वो डिस्टेंस आधा किलोमीटर भी नहीं होगा, ज्यादा से ज्यादा 1 किलोमीटर होगा। लेकिन आप बाहर निकल के आप वो चीज को 10 मिनट में, 15 मिनट में वो कर सकते हैं। तो आप घर में कितना भी काम करते हैं, बाहर निकलिए और थोड़ा टहलिए, कुछ फिजिकल एक्टिविटी करिए। क्योंकि अब वॉशिंग मशीन बंद हो गया है, हमको लगता है कि सबसे ज्यादा लेडी लोग को मेहनत लगता था कपड़ा धोने में। वो बहुत अच्छा एक्सरसाइज था जी, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज था। और मुझे लगता है कि लेडीज के हेल्थ को सबसे ज्यादा अब किसी ने खराब किया तो वॉशिंग मशीन ने किया। इनफैक्ट मेरी वाइफ भी वो खुद धोती है, मैं कितना बार बोला ही मत। लेकिन मैंने देखा भी, जब से वॉशिंग मशीन वो मैंने ही ये करके उसको लाया, तो उसके बाद से
चेंजेस आता है जी, क्योंकि ये सब करने में, धोने होने में बड़ा मेहनत लगता है कि लेडीज लोग को देखिएगा जो बनाते हैं उसका साफ बॉडी बन जाता है। तो ये सब छोटे छोटे एक्सरसाइज जो घरेलू वर्क है ना, इससे दूर नहीं भागना है, कोशिश करना है, करें। अगर नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, हो सकता है कि आप तो कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करें। आप ये ना समझिए कि दिन भर आप घर में किचन में काम कर रहे हैं तो आपका फिजिकल एक्टिविटी हो जा रहा है। आपकी बहुत कम एनर्जी उसमें जाता है, आप रहना पड़ता है, खड़ा रहना पड़ता है, ये सब चीजें बहुत करना, आप बहुत मेहनत करते हैं। ऐसा नहीं मैं बोलता हूँ कि आप मेहनत नहीं करते हैं, आप अपने परिवार की जितनी सेवा करते हैं, लेकिन कुछ अपने शरीर पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि आपका शरीर अच्छा रहेगा तभी आप अपने परिवार के शरीर को भी अच्छा रख पाएंगे। ठीक है सर। यही है। तो अगला अगला बात अब हम आते हैं, ये बातें हो गई जब हम लोग 40 साल की उम्र पे है। और जो दर्शक देख रहे हैं उनसे मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने सवाल डाल दें। मैंने ये कहा है कि लास्ट के 20 मिनट में लेंगे, लेकिन सवाल आते आते भी टाइम लग जाता है, हमें देखते भी टाइम लग जाता है। सवाल चलिए आ गया है एक दो, तो चलिए ठीक है। तो नेक्स्ट सवाल ये है सर कि 40 के बाद, क्योंकि तब आज के टाइम में 40 से बुढ़ापा चालू हो जाता है, मतलब जैसा लाइफस्टाइल हम लोग जी रहे हैं। तो 40 के बाद और एकदम बुढ़ापा लास्ट टाइम तक, उसके बाद हम्म, उसके बीच में दो फेज आते हैं, लेकिन क्योंकि समय कम है इसलिए मैं एक ही फेज में रखता हूँ, क्योंकि 40 और 60 का अलग फेज होता है और 60 से ऊपर अलग फेज होता है। तो चलिए एक ही फेज में इसको रखते हैं। उसके बाद हम लोग कैसे रहें कि थोड़ा सा, क्योंकि जब 40 से ऊपर जाते हैं तो बोन से सारे, जैसा आप बताएंगे, आप एक्सपर्ट है, जो थोड़ी मोड़ी मेरी जानकारी है कि कैल्शियम निकलना शुरू होता है। तो फिर उसके बाद क्या चेंजेस आते हैं और उस टाइम पे हमें कैसे रहना है? तो एक्चुअली अभी तक हम बात कर रहे थे कि बच्चा लोग में मदर को सप्लीमेंट की जरूरत है, बच्चा को नहीं जरूरत है, फिर यंग आदमी को कोई सप्लीमेंट की जरूरत नहीं है, उसको केवल बैलेंस डाइट लेना है। लेकिन जब ओल्ड एज आता है, खास करके औरतों में, एक बार जो मासिक बंद होता है, मेनोपॉज आता है, उसके बाद से हड्डी में से बहुत तेजी से कैल्शियम निकलता है, बाहर निकलता है, और हड्डी कमजोर होती है। और ये समय बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि शरीर आपका तब तक भारी हो गया रहता है, और शरीर और जो उसका पिलर है, जो बोन है, वो कमजोर होने लगता है। तो ऐसे में बोन्स को हेल्दी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है शुरू से ही, कि आपका बैलेंस डाइट अच्छा होना चाहिए। आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहें, लेकिन ऐसे समय में आपको सप्लीमेंट्स की भी जरूरत पड़ती है, तो आपको कैल्शियम लेना चाहिए। उसके बाद से खास करके औरतों को तो लेना ही लेना चाहिए जब उसका मेनोपॉज बंद हो जाए, मेनोपॉज आ जाए तो। और जेंट्स को भी, जो पुरुष भी हैं, क्योंकि पुरुष में थोड़ा और लेट हड्डियां कमजोर होती हैं, तो उनको भी अगर कमर वगैरह में दर्द रहता है तो वो भी कैल्शियम सप्लीमेंट ले सकते हैं। मिल्क आप लीजिए जरूर। एक चीज और भी जो मैं बताना भूल गया कि बातचीत करते करते के क्रम में, कि हमारे देश में विटामिन डी की भी बहुत कमी है, जो बोन्स हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे डाटा है कि 100 आदमी हमारे देश में है तो उसको 90 लोगों को विटामिन डी की कमी है। तो एज ए होल, क्योंकि हमारे देश में विटामिन डी की टेस्ट करना भी थोड़ा सा कॉस्टली है, हर आदमी नहीं करा सकता है, तो उससे ज्यादा अच्छा उपाय है क्योंकि आप विटामिन डी का सप्लीमेंट लें। हर लोग साल भर में एक बार, हर जो भी यंग हैं, यंग लोग को भी लेना चाहिए, क्योंकि विटामिन डी का भी बहुत ही मल्टीपल रोल है, केवल बोन हेल्थ के लिए नहीं भी, कार्डियक हेल्थ के लिए भी, डायबिटीज के लिए, बहुत सारे बीमारियों में। तो विटामिन डी सप्लीमेंट लेना चाहिए यंग आदमी को भी, और ओल्ड एज में तो लेना ही लेना चाहिए। साल भर में एक बार उसका पूरा डोज ले लीजिए। 60,000 इंटरनेशनल यूनिट का उसका डोज रहता है। एक एक गोली दूध के साथ आपको हफ्ते हफ्ते दिन पर लेना है, और ऐसा 8 गोली ले लीजिए, और फिर एक साल बाद फिर से रिपीट कर लीजिए। इससे नॉर्मल विटामिन डी का आप में बैलेंस बना रहता है, और इससे आपकी हड्डियां भी मजबूत रहेंगी। और ओल्ड एज में आप कैल्शियम सप्लीमेंट भी लीजिए। आप कुछ ना कुछ, किसी ना किसी रूप में ओल्ड एज में भी फिजिकल एक्टिविटी करिए। आप बैठ सकते हैं, आप चल नहीं सकते हैं तो आप बैठ सकते हैं तो बैठिए। बैठे बैठे हाथ हिला सकते हैं, हाथ हिलाइए, पैर हिला सकते हैं, पैर उठाइए। खड़ा हो सकते हैं तो खड़ा होइए, ऐसा नहीं कि लेटे रह रहे हैं, लेटे रहने से भी फिजिकल एक्टिविटी नहीं होगी तो और भी कैल्शियम का बहुत ही तेजी से ह्रास होता है। और अगर आप खड़ा हो सकते हैं तो खड़ा हो सकते हैं तो खड़ा होइए, चल सकते हैं तो चलिए, जॉगिंग कर सकते हैं तो जॉगिंग करिए, दौड़ सकते हैं तो दौड़िए, लेकिन कुछ ना कुछ एक्सरसाइज करिए, आप जिस स्टेज में भी हैं। ऐसा नहीं है कि कुछ भी नहीं कर रहे हैं, दिन भर लेटे हैं। तो ये ओल्ड एज में अगर आपके घर में इस तरह से बुजुर्ग हैं तो ये बहुत ही डेंजरस है, क्योंकि हड्डी इतना कमजोर हो जाता है तो बाद में तो ऐसा हो जाता है कि केवल छू देने से, ऐसा मालिश कर देने से भी हड्डियां टूट जाती हैं। तो वो स्टेज में ना आए, इसके लिए जरूरी है कि कुछ ना कुछ फिजिकल एक्टिविटी करते रहिए। कैल्शियम दीजिए, विटामिन डी का भी सप्लीमेंट दीजिए, दूध दीजिए उनको।
और मेरा तो ऐसा मानना है कि आप फिजिकल एक्टिविटी केवल कराते रहिए, कुछ ना कुछ, बिल्कुल ऐसे आलस ना छोड़ दीजिए, तो बोन हेल्थ बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि फिजिकल एक्टिविटी खास करके ओल्ड एज में इसलिए भी इंपॉर्टेंट है कि अगर वो आदमी कुछ मेहनत नहीं करेगा ना, तो होता क्या है कि भूख भी नहीं लगेगा, फिर खाना भी नहीं खाएगा, तो पूरा एक चेन शुरू हो जाता है। और खाना नहीं खाएगा तो फिर पैखाना नहीं होगा, पैखाना नहीं होगा तो और भी खाना नहीं खाना चाहेगा, और मैं फिर धीरे धीरे एक चक्कर में पढ़ते वो बिल्कुल, और फिर उसके बाद से वो बिल्कुल डेथ हो जाती है। ऐसा मैंने सर। बहुत सारे मरीज को देखा है। तो ये चीज को अवॉइड करना है, और लास्ट में कितना बार बहुत ज्यादा कमजोर हो जाता है हड्डी, तो हम लोग तो मेडिसिनल ट्रीटमेंट भी करते हैं, लेकिन वो चीज हम लोग को इसमें नहीं डिस्कस करना है। लेकिन मैं आप सबसे रिक्वेस्ट भी करूंगा, मैं क्वेश्चन भी देखते जा रहा हूँ कि आप लोग का क्वेश्चन कुछ है तो उसको भी डालिए, हम सभी क्वेश्चंस को लेंगे और सभी क्वेश्चंस का आंसर भी देंगे। तो क्योंकि अभी तक बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं आया है, मैं जो अभी स्क्रीन पे देख पा रहा हूँ, मैं लेके बहुत आता हूँ ज्यादा सर, क्वेश्चन। स्क्रीन पे लेके आता हूँ। एक सवाल है जो अभी आप D3 और कैल्शियम की बात हम लोग कर रहे थे, तो एक सवाल हाँ। है जो अब आपके स्क्रीन पे क्लियर आ रहा है, अभिषेक पांडे जी का सवाल है। तो हम्म। सवाल ये है कि हम्म। हम्म। कैल्शियम सप्लीमेंट बेस्ट कौन सा है, और दूसरा कि कैल्शियम हम्म। सिंगल सप्लीमेंट कैल्शियम ले या उसके साथ D3 ले, या दोनों अलग अलग ले या कंबाइंड लें, ठीक है, इस तरह का इनका सवाल है। तो जैसा कि आपने ऐसे इसका जवाब तो दे दिया है, लेकिन फिर से एक बार आप थोड़ा सा इसको दोहरा दीजिए। तो देखिए, बेस्ट कैल्शियम कौन सा है ये तो कहना बड़ा मुश्किल है कि कौन सा बेस्ट कैल्शियम है। मुझे लगता है कि जिसमें कैल्शियम है और बीटा, कॉस्ट भी एक मायने रखता है। बेस्ट तो मार्केट में बहुत सारा कैल्शियम है, मैं ऐसा बोल नहीं सकता कि ये चीज ये बिल्कुल बेस्ट है और ये बेस्ट नहीं है। लेकिन जो कॉस्ट इफेक्टिव हो, जो आपके पास इजिली अवेलेबल हो। लेकिन देखिए एक चीज, ये भी चीज है कि बहुत लोग, डॉक्टर लोग चाहे कहीं पे भी दवा की दुकान वाले भी बताते हैं कि ये जेनरिक दवाई है और ये ब्रांडेड दवाई है। जेनरिक ब्रांडेड दवाई सब आदमी को बेवकूफ बनाने के लिए है। सब दवा अच्छा रहता है, सब दवा जो रहता है गवर्नमेंट की गाइडलाइन से बनता है। जो दवा खराब है उसको गवर्नमेंट कभी इजाजत देगी क्या? बिना गवर्नमेंट के परमिशन से कोई भी दवा नहीं बन सकता है, कोई भी दवा मार्केट में नहीं आ सकता है। तो सभी आप देखिए कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव आपको ढंग से मिल सकता है, क्योंकि ओल्ड एज में कितना बार बहुत लंबा समय तक कैल्शियम लेना पड़ता है, तो वहां पे कॉस्ट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। आप चाहें तो विटामिन डी के साथ कंबाइन में भी ले सकते हैं, अलग अलग भी ले सकते हैं। आप उसको देख लीजिए कि कौन सा ये है। अब हमारे पास आइएगा तो हम तो एक ही लिखेंगे, हम पूरा ज्ञान तो आपको देते नहीं जाएंगे, हम एक लिख देंगे, काम खत्म हो जाएगा। मेरे लिए भी आसान है और मरीज को भी समझना आसान रहता है। लेकिन ऐसा बोलना कि ये कैल्शियम बेहतर है और ये कैल्शियम नहीं है, ये थोड़ा सा अच्छा मुझे लगता है कि सही नहीं है। और किसी किसी के लिए कोई पर्सनलाइज रहता है कि इसको ये देना चाहिए कैल्शियम, इसमें ये सप्लीमेंट देना चाहिए, तो वो थोड़ा डिफरेंस हो जाएगा। लेकिन ये कैल्शियम बेहतर है ये कहना बड़ा मुश्किल है। हाँ। चलिए, तो दर्शकों नेक्स्ट। को मैं भी अभी तक ये बताऊं कि अभी तक जो सवाल पूछे गए थे वो मेरे दिमाग में मैंने अपने हिसाब से बनाए थे, ताकि पूरा इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचे, बचपन से जो बच्चा पेट में है से लेके बुढ़ापे तक का। अब सवाल कुछ दो तीन ऐसे पूछे जाएंगे जो मेरे दिमाग में है, क्योंकि मैं भी गांव जाता हूं, मैं भी एक स्वास्थ्य कर्मी हूं। तो लोग मेरे पास भी आके कुछ सवाल पूछते हैं। अभी पिछले दिनों जब मैं गांव गया था तो एक लेडी मेरे पास आई, करीब 40-42 साल की उम्र थी, और आई कि सर हमरा कमर में बहुत दर्द बा। और मैं आपको बताऊं डॉक्टर साहब, इतना मतलब मेरे को जो पिछले 20 साल में मैं समझ पाया हूँ गांव में, कि दो प्रॉब्लम सबसे कॉमन प्रॉब्लम है। लेडीज का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है, हड्डियों की हम बात करें तो वो है कमर का दर्द। और जेंट्स का जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम है वो है घुटने का दर्द। और घुटने में तो आप बहुत बढ़िया काम भी कर रहे हैं, थोड़ा 2 मिनट अब उसको बताइएगा भी। तो फिलहाल हम घुटने में आगे आएंगे। फिलहाल इसका बात करिए करते हैं कि क्या कमर में जो दर्द बताते हैं लोग, वो क्यों होता है और इसका क्या उपाय है? देखिए, कमर का दर्द ऐसा नहीं है कि केवल लेडीज को ही दिक्कत है और गांव के ही लेडीज को, ये लगभग हर जगह के लोगों का दिक्कत है। और इसमें भी अगर हम देखें ना, मेन कारण जो है, एक तो न्यूट्रिशनल है कि कैल्शियम की कमी। तो अगर कैल्शियम के बारे में हम लोग बात किए कि कैसे करना, लेकिन जो सबसे मेन, जो मैं कैल्शियम से भी बड़ा रीजन मैं बताना चाहूंगा, वो ये है कि हमारा लाइफस्टाइल, हमारा जीवन जीने का तरीका। एक्चुअली हम लोग अभी आधुनिक तो हो गए, लेकिन हमारे आधुनिक तौर तरीके हम लोग अपनाते गए। लेकिन
आधुनिकता के साथ हमने जो अच्छाई चीजें थी उसको भी छूटता गया। एक्चुअली अधिकतर समय बैकएक का कारण जो रहता है वो पोस्चरल रहता है, हमारे बैठने उठने का तरीका सही नहीं है, इसी कारण से होता है। हम हमारे काम करने का तरीका सही नहीं है, इसके कारण से हमारे मसल्स का टोन सही नहीं है, मांसपेशियों में ताकत है नहीं, सभी जोड़ हड्डी पे ही पड़ रहा है, हड्डी भी कमजोर है। कमजोरी के लिए हमने पहले बात किया है, उसको अब इसमें नहीं ले रहे, लेकिन मांसपेशियां हमारी कमजोर होते जा रही हैं। मांसपेशियां कमजोर होगी, हमारे बैठने उठने का तरीका सही नहीं है, हमारे सोने का तरीका सही नहीं है, और यही कारण रहता है बैक होने का। और ये ऐसा नहीं है कि लेडीज को ही है, जेंट्स को भी है, बहुत ही कॉमन, यंग लड़का लोग को बहुत ही कॉमन है। तो और इसका रीजन यही है कि एक्सरसाइज नहीं होना, हमारा फिजिकल टोन बॉडी का नहीं है सही, पोस्चर सही नहीं होना, बैठते हैं तो झुक के बैठ रहे हैं, सीधा बैठना है। बच्चा लोग को भी मैंने देखा है, बहुत सारे यंग बच्चा कि जो टेबल कुर्सी पे ना बैठ के वो चौकी पे ही, चाहे गाँव में नीचे ही बैठ के पढ़ रहा है, पढ़ाकू लड़का ऐसे बैठे बैठे उसको कमर में दर्द होने लगता है। तो ये भी चीज, और एक्चुअली अभी ऐसा कल्चर जैसा हो गया है, पढ़ते जाइए, अब पढ़ने से कुछ नहीं होता है जी। मुझे अब तो धीरे धीरे ऐसा विश्वास हो गया है कि पढ़ाई एक स्तर तक ही इम्पोर्टेंट है ये। अच्छा, पढ़ाना है ऐसा नहीं, बच्चा लोग को ऐसा बात नहीं बोलना है, लेकिन इनफैक्ट मैंने जो अभी तक के अपने अनुभव से मैंने जो समझा है ना, कि जो आदमी 9वीं 10वीं में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट था, आज वो कहीं नहीं है, कोई दूसरा आदमी, नीचे वाला आदमी ऊपर आ गया। इनफैक्ट ओवरऑल विकास होना चाहिए आपकी, आप उसका बॉडी फिट नहीं है ना बच्चा का, आपका वो आगे में वो मेडिकल निकाल लेगा, डॉक्टरी कर लेगा, इंजीनियरिंग करके भी वो बेकार है। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि जो लोग डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, सभी लोग आपके जैसा जी हमारे जैसे नहीं है। बहुत लोग ऐसे हैं जो सब कुछ वो प्राप्त करके भी और वो बहुत अच्छा नहीं कर पाए। इनफैक्ट ओवरऑल डेवलपमेंट होने का जरूरत है। तो बैकिंग में फिर मैं भटक जाता हूँ, क्योंकि मैं कहीं ना कहीं हर चीजों को सामाजिक दृष्टिकोण से लगता हूँ देखने, और मुझे डॉक्टरी में छोड़ के दूसरे जगह डायरेक्शन में, लेकिन ये सभी भी इंपॉर्टेंट है। ध्यान क्या देना है ओल्ड एज में, चाहे किसी को, औरत को, कि अगर कमर में दर्द, झुकना नहीं उठना बचाना है, झुक के नेउर के काम करना थोड़ा बचाना है, हार्ड बेड पे सोना है, गद्दा पे नहीं सोना है, नीचे फर्श पे नहीं सोना है, छत पे नहीं सोना है, चौकी चाहे पलंग पे पतला बिछावन डाल के सोना है, गद्दा वाला पे नहीं सोना है, ऐसा बिछावन पे नहीं सोना है जिसपे सोए तो वो दब जाए, खटिया पे भी सोते हैं तो थोड़ा दबता है, तो ऐसे बिछावन पे नहीं सोना है, हार्ड बेड पे सोना है। सोए हुए हैं उठना है, खास करके जिसको कष्ट है उसको उठने के वक्त चीते नहीं उठना है, सोए हुए हैं ऐसे सोए हुए हैं, उठना है तो ऐसे नहीं उठना है, उठना है तो पहले करवट हो जाना है, करवट होके तब उठना है। नीचे बैठना उठना भी बचाना चाहिए, खास करके ओल्ड एज में अगर कमर की तकलीफ हमेशा रहती है तो कोशिश करना है कि कुर्सी टेबल पे चाहे नीचे बैठना उठना बचाएं, जितना बच सके। अगर आपके पास सुविधा है, आपके पास कमोड है तो कमोड यूज करें, क्योंकि ये भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है, खास करके हमारे इंडियन लेडीज लोगों का, और हम लोग के साथ के लेडीज का, उनको बड़ा घिन बढ़ता है, क्या मालूम कमोड से क्यों। तो कमोड यूज घर पे है, ऐसा नहीं है कि कमी है, लेकिन फिर भी नहीं जाती हैं, कमर में दर्द हो रहा है, क्यों भाई, घिन बढ़ता है। तो यही चीज को बचाना है, कमोड यूज करिए, और कुछ एक्सरसाइज है वो एक्सरसाइज करिए। एक्चुअली भगवान ने हमारा कमर सीधा बनाया है, लेकिन हम जो भी काम करते हैं सब आगे झुक के ही काम करते हैं, कोई भी ऐसा काम नहीं है जिसमें पीछे झुक के हम लोग काम करते हैं। धीरे धीरे होती है क्या कि आगे जो फ्लेक्शन मसल है, जो आगे की मसल है, मांसपेशियां हैं, वो तो मजबूत हो जाती हैं, लेकिन पीछे की मांसपेशियां जो है वो धीरे धीरे कमजोर हो जाती हैं, क्योंकि उसको काम ही नहीं है। तो हमको जो एक्सरसाइज भी करना है उसमें यही एक्सरसाइज करना है, कमर को पीछे करने का एक्सरसाइज, ताकि जो पीछे वाली मांसपेशियां हैं वो मजबूत हो। तो बैक एक्सटेंशन एक्सरसाइज करना है, और वो एक्सरसाइज करने से बड़ा बेनिफिट होता है। और एक्सरसाइज कैसे करना है इसके लिए मैं राय दूंगा कि आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जाइए, वहां पे बहुत सारे, केवल घुटने के लिए नहीं, बाकी हर चीज के लिए, आपको कमर के लिए भी बहुत सारे एक्सरसाइजेज हैं, आप वहां से जाके उसको देख सकते हैं और वैसा कर सकते हैं। तो ये सब ध्यान दे तो अच्छा है। यंग बच्चा लोग भी थोड़ा सा फिजिकल एक्टिविटी करिए, ऐसा नहीं कि दिन भर बैठ के पढ़ते रहना है, क्योंकि कल पढ़ते रहने से भी सब कुछ दिमाग में नहीं घुसेगा। आप आधा घंटा 1 घंटा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में की तैयारी क्यों नहीं कर रहे हैं, आप फिजिकल हेल्थ पे ध्यान दीजिए, क्योंकि जब आप फिजिकली फिट रहेंगे दिमाग भी ज्यादा तेज काम करेगा। बच्चा लोग को भी उतना थोड़ा स्पेस देने का, ऐसा नहीं दिन भर बाहर नहीं निकलना है, ऐसा नहीं निकलना है। देखिए, बाहर में जाना जरूरी है, आपके रोक देने से बच्चा रुक नहीं जाएगा, और किसी ना किसी दिन जब वो बाहर जाएगा और गलत संगत में पड़ेगा तो उसको एक्सपोज भी करना है, थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है कि क्या हो रहा है, क्या चीजें हो रहा है। लेकिन आप कोई भी चीजें, अभी अभी देख रहा था, ये अभिषेक जी ने एक क्वेश्चन भेजा हुआ है, तो उस पर भी हम लोग आएंगे कि आप बच्चा को हर चीज के लिए रोक नहीं सकते हैं।
अब ये डिजिटल एरा में आप कोई चीज का रिस्ट्रिक्शन नहीं दे सकते हैं। आप उसको ज्ञान दीजिए और उसको फ्रीडम दीजिए, उसको चूज करने का हक दीजिए। जो चीज आप जितना ही रोकेंगे वो उतना ही होगा। वो आप आज के जमाने में अपने बच्चों को रोक के नहीं कर सकते हैं। वो हम लोग को भी नहीं रोक पाए लोग जी, हमारे गार्जियन लोग जो चाहते थे हम लोग करते ही थे, भले बताए चाहे नहीं, भले हम लोग सीधे लड़के थे तब भी हम लोग किए हैं, सब कुछ कर चुके हैं जी। कोनो घाट का पानी ऐसा नहीं है नहीं पिए हैं। लेकिन देखिए, और आप भी ऐसे नहीं है कि आप भी कोनो चीज छोड़े हैं। मैं अपने लिए ही नहीं बोल रहा। तो आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप बस ये होना चाहिए आपके बच्चे को ये समझ कि क्या सही है क्या गलत है। वो जाएगा तो हर जगह, और उसको हर जगह जाने की इजाजत होनी चाहिए उसको, ताकि आप जितना रोकेंगे ना वो चीज गड़बड़ ही होते जाएगा। इनफैक्ट उसको फ्रीडम दीजिए ताकि उसको खुद की समझ डेवलप हो कि क्या सही है क्या गलत है। यहाँ गए तो इसमें ये गलत था, यहाँ गए तो ये गलत था। रोकने वाला चीज नहीं करना है, इम्पावर करना है, तो सर रिस्ट्रिक्शन अगला नहीं देना। अगला अगला हम लोग लेडीज का एक प्रॉब्लम सबसे बड़ा जो कमर दर्द है, और मुझे लग रहा है जो लोग देख रहे होंगे सब लोग इस चीज को मानते हैं कि लेडीज का सबसे बड़ा प्रॉब्लम कमर का दर्द है। अब जेंट्स में आते हैं तो ज्यादातर जेंट्स की ये प्रॉब्लम आती है कि उनको घुटने में दर्द रहता है। लेडीज को भी रहता है लेकिन जेंट्स में ज्यादा होता है। मैंने जो ऑब्जर्व किया है कि जेंट्स को ज्यादा होता है लेडीज के तुलना में, लेकिन दोनों को रहता है। तो एक बार जरा घुटने के दर्द का क्या कारण है और कैसे हम रहें कि ये चीजों से पहले बचा जाए, और अगर हो गया तो हमको क्या करना चाहिए, और सर्जिकल वर्सेस नॉन सर्जिकल पे भी थोड़ा सा बात करेंगे हाँ, सर। तो देखिए और थोड़ा सा घुटने ना घुटने सर, की सर जो हमारे पास 10 मिनट है। 10 मिनट नहीं है, 10-15 मिनट और निकलेंगे। लेकिन क्या है ना, ये जो घुटने की बात करा ना हमने, तो इस पे क्या करेंगे हम कि सिर्फ हाँ, बात करेंगे मतलब एक्सरसाइज की बात अब करेंगे ही, और थोड़ा सा मेडिसिनल और सर्जरी वर्सेस नॉन सर्जरी पे एक थोड़ा सा हम लोग डिस्कस करेंगे, क्योंकि बहुत लोग डरते हैं ठीक है सर्जरी से। ठीक है ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल। तो एक दो तीन चीजें हैं कि घुटने की जो तकलीफ जो अधिकतर समय होती है ओल्ड एज में ही होती है, और उसी की हम बात कर रहे हैं। बहुत सारे यंग आदमी में भी होती है जिसमें डिफरेंट डिफरेंट कारण रहते हैं, लेकिन यंग ओल्ड एज में जो घुटने की तकलीफ होती है अधिकतर समय उसका कारण क्या रहता है, वियर एंड टियर। जैसे गाड़ी का चक्का यूज करते करते घिस जाता है, वैसे ही ज्वाइंट जो है, ये ज्वाइंट है भी यूज करते 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 घुटने का ज्वाइंट घिस गया। और घिस जाने से क्या है कि जो घिस जाना मीन्स उस वहां का जो कार्टिलेज जो रहता है, जो जो घुटने के ऊपर की एक नरम परत रहती है जो ज्वाइंट के ऊपर रहती है, वो डैमेज हो जाती है, और जिससे तकलीफ होती है। तकलीफ बात सही बोले कि इसमें मेल में ज्यादा, क्योंकि मेल ज्यादा यूज करते हैं ना। लेकिन ऐसा नहीं है, मेल फीमेल दोनों में ही होता है। हम लोग के यहाँ क्लिनिक में जो पेशेंट आते हैं मेल में भी आते हैं फीमेल भी आते हैं। एक्चुअली फीमेल को दिक्कत होता है तो मेल थोड़ा ज्यादा बर्दाश्त करते हैं, और इस तरह से देखा जाए तो मेल में डिफॉर्मिटी ज्यादा डेवलप हो जाती है। मैंने देखा है कि बहुत लोगों में डिफॉर्मिटी। लेकिन लेडीज लोग थोड़ा सा प्रोटेक्ट भी करती हैं, कोई दिक्कत होता है तो डॉक्टर को दिखाती हैं, सलाह लेती हैं, तो उनका तकलीफ में थोड़ा सा वो राहत भी होता है। और इसमें ध्यान क्या देना, देखिए ये वियर एंड टीयर होना ही वाला है, सबको होने वाला है। लेकिन अगर इसको बचाना है तो अगर आप फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं, मांसपेशियों में ताकत रहेगी, आप यंग एज में अगर आप एक्सरसाइज कर रहे हैं, वज्रासन कर रहे हैं, जो भी आप योगा कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो ये आपके लिए अच्छा है ओल्ड एज के लिए, कि ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस होने के चांसेस। लेकिन उसमें भी है कि अगर आप एक्सेसिव कर रहे हैं, बहुत ही एक्सेसिव जो मेहनत करने वाले हैं उनको ओल्ड एज में थोड़ा ज्यादा ही, ऐसा नहीं है कि ओल्ड एज में ज्यादा ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो जाता है, क्योंकि जो आदमी मेहनत किया रहता है ना उसका लाइफ थोड़ा लंबा हो जाता है। जो भी आदमी मेहनत किया उसके लाइफ एक्सपेक्टेंसी पर थोड़ा बढ़ जाती है, तो वो ज्यादा दिन तक जिंदा रहता है, तो उसको बाद में समझ में आता है कि उसके घुटने डैमेज हो गए। तो ऐसा एक्सरसाइज करना घुटने के लिए खराब नहीं है, वो हमेशा यूजफुल है। लेकिन एक बार आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया, एक बार आपके घुटने डैमेज हो गए, तो आपको भारी काम करना बचाना चाहिए। इनफैक्ट तो वो ऐसा कोई भी योगा कोई भी आसन जिसमें घुटना को पूरा मोड़ना पड़ता है, जिसे पलथी मार के बैठना है, चुका मुका बैठना है, रामदेव बाबा का जो योगा है वो उठक बैठक और वो ऐसा पैर मोड़ना और इस तरह से, वो सब चीजें बचाना चाहिए। रामदेव बाबा ने, आई रियली रिस्पेक्ट रामदेव बाबा, लेकिन रामदेव बाबा ने भारत के घुटने के साथ बड़ा गलत किया है। मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने कुछ कुछ ऐसे एक्सरसाइज, क्योंकि लोग उनके बहुत बड़े फॉलोअर्स हैं, बहुत लोग उनको प्यार करते हैं, और मैं भी बहुत प्यार करता हूँ। उन्होंने हमारे देश में योगा को और एक राष्ट्रीय पहचान बनाया पूरा देश दुनिया में, और में उसका ये हुआ, बहुत सारे यंग लोग भी उनको देख के आज योगा कर रहे हैं, तो इसके लिए हम रियली कृतज्ञ हैं उनके। लेकिन वो ओल्ड एज में भी लोगों को बोलते हैं कि नहीं आप उठक बैठक करिए, और बेचारा उसका घुटना, मैंने जहां आसन हो जाता है ना, जहां बाबा का शिविर लग गया
वहां उसके बाद से डॉक्टर, हड्डी के डॉक्टर के पास घुटने की तकलीफ के मरीज बढ़ जाते हैं। तो लेकिन ये चीज मैं आम आदमी को, ये आप लोगों से जो लोग जुड़े हुए हैं, कि आप लोग केवल रामदेव बाबा का योगा देख के और लगे कसरत करने ओल्ड एज में, तो ये यूजफुल नहीं है। अगर आपको एक बार घुटने में तकलीफ हो गई तो नीचे बैठना उठना, और रामदेव बाबा का घुटना जिसमें पूरा घुटना मोड़ के जैसे वज्रासन जैसे करते हैं, या फिर जो लोग नमाज पढ़ते हैं, जो मुस्लिम भाई लोग हैं, हम लोग उसको भी मना करते हैं कि आपको नहीं बैठना, आप बैठ के नमाज पढ़िए। भगवान तो हर हर मुद्रा में है। भक्ति तो एक भावनाओं का खेल है, वो आसन का केवल खेल नहीं है। आप यंग एज में वज्रासन कर रहे हैं, यंग एज में नमाज पढ़ रहे हैं, तो ये अच्छा है आपके लिए। आपके ओल्ड एज में ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं डेवलप होना है, लेकिन एक बार आपको ऑस्टियोआर्थराइटिस डेवलप हो गया तो ये आसन को अवॉइड करना है। और एक्सरसाइज कुछ है बहुत सारे, तो वो एक्सरसाइज को जानने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल पे जा सकते हैं, वहां पे आप देख सकते हैं। बहुत सारे मैंने वीडियो बनाए, आज हम लोगों ने खुद ही बहुत सारे आज ही बनाए हैं। आपको इसी ड्रेस में बहुत सारा वीडियो आपको बाद में मिलेगा, धीरे धीरे हम लोग अपलोड करेंगे। तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन उससे भी ज्यादा कि इलाज क्या है, तो घुटना एक बार डैमेज हो गया तो दो ही इलाज है। या तो उसको बचाइए, गाड़ी आपकी खराब हो गई, गाड़ी का चक्का घिस गया तो दो ही इलाज है, या तो उसको बचा के चलाइए ताकि उस पर लोड कम पड़े। और दूसरा उपाय है कि जब बहुत खराब हो गया तो उसको बदल दीजिए, जो ऑपरेशन करने की बात बोलते हैं लोग। तो मैं तो ऑपरेशन का मैंने थोड़ा सा खिलाफ हूँ, और मैंने आपको उस पर भी एक स्टोरी है, लेकिन मैं स्टोरी बोल के आपका लोग का टाइम पास कर दूंगा, तो मैं उसको नहीं बोलना चाहता हूँ। लेकिन जिसको बहुत कष्ट है, जिसको बहुत कष्ट है घुटने में, जो बिना दर्द की दवा की उसकी जिंदगी नहीं चलती है, या उसको अपने रोजमर्रा के काम करने में दिक्कत हो रही है, तो वैसे लोग, और वो सक्षम भी हैं, क्योंकि सभी लोग सक्षम नहीं है ये टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने के लिए। एम्स जैसी संस्था जो फ्री में ऑपरेशन होता है, वहां पे भी टोटल नी रिप्लेसमेंट कराने में 1 लाख रुपए खर्चा लग जाता है। प्राइवेट में जाइएगा, कहीं अच्छे जगह करा रहे हैं तो 1.5-2 लाख 2.5 लाख रुपया, तो कितने लोग सक्षम है यहाँ पे? हमारे जितने श्रोता हैं, मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूँ कि आप बताइए कितने लोग हमारे देश में सक्षम है कि 2 लाख रुपए का ऑपरेशन करा सकें? ऐसा नहीं, देखिए हमारे पास तो आ जाएगा सब पे, तो लोग करता है, लेकिन सक्षम कितने लोग हैं? छोटे छोटे हम लोग तो अभी अभी छोटे छोटे जरूरतों के लिए इतना स्ट्रगल करते हैं। तो क्यों ना नी रिप्लेसमेंट की तरफ ना जाके हम उसको बचाने का, उसको प्रिजर्व करने का, और उसी का मैंने एक जवाबदारी, एक बेड़ा उठाया है, क्योंकि ताकि जो बहुत सारे लोग जो उतना सक्षम नहीं है, जो नहीं करा सकते हैं, तो उनको हम लोग हेल्प करें। और नी रिप्लेसमेंट में करते क्या है कि ज्वाइंट खराब हो गया है, वो उसको उसको निकाल के, उसको थोड़ा सा ये करके और आर्टिफिशियल ज्वाइंट डाल देते हैं ताकि वो चलने लगे, जो प्रॉब्लम था वो सॉल्व हो जाए। ठीक है ना? तो हमारे देश में एक चीज आपको हम बताते हुए बड़ा ये हो रहा है कि भारत जैसा देश में 12 लाख टोटल नी रिप्लेसमेंट पर ईयर होता है। 12 लाख। और हमारे देश में टोटल सीजर कितना होता है, सीजरियन सेक्शन? आप लगभग 30 से 35 लाख। लेकिन सिजेरियन सेक्शन कितना बदनाम सर्जरी है कि लोग, डॉक्टर लोग ऐसा इसके लिए करता है, जबकि सिजेरियन सेक्शन का कुछ एब्सोल्यूट इंडिकेशन है, लेकिन टोटल नी रिप्लेसमेंट का देयर इज नथिंग लाइक एब्सोल्यूट इंडिकेशन ऑफ टोटल नी रिप्लेसमेंट की। इस कंडीशन में तो ज्वाइंट बदलना ही बदलना है, ऐसा नहीं है। पूरा रिलेटिव इंडिकेशन है, इट डिपेंड्स अपॉन कि आपको कितना तकलीफ है, कोई एब्सोल्यूट इंडिकेशन नहीं है। तो ये चीजें हैं, लेकिन उस पर हम लोग वर्क कर रहे हैं। और उसके बारे में आपको और अच्छा जानना है तो आप हमारे चैनल पे आइए, चाहे आप हमारे पेज को फॉलो करिए, हम हमेशा उस पर कंटेंट देते रहते हैं। तो चलिए, जिनको भी नी से रिलेटेड प्रॉब्लम है या कोई भी ऑर्थोपेडिक प्रॉब्लम है, तो डॉक्टर साहब का यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रामेश्वर कुमार के नाम से, उस पे जा सकते हैं, और सर के फेसबुक को भी फॉलो कर सकते हैं। अच्छा, एक अवसर, क्योंकि टाइम हमारा हो गया, लेकिन 10 मिनट हमने एक्सटेंड किया है, और एक्सटेंड पे आप कुछ सवाल ले लेते हैं। तो एक सवाल है एमएन पांडे जी का कि उम्र 32 साल है, ये कभी ठंड के मौसम में जमीन पे बिना कंबल के या बिना गद्दे के लेट गए थे। उसके बाद जब ये अगली बार जब ये उसी दिन के बाद से इनके घुटने के ऊपर वाले पार्ट में दर्द स्टार्ट हो गया। बहुत देर खड़े रहते हैं तो भारीपन फील होता है, और बैठने उठने में दर्द होता है। तो इसका क्या कारण हो सकता है और इसका क्या उपाय है सर? 32 साल उम्र है सर। 32 बरस के उम्र में अगर घुटने में तकलीफ शुरू हो गई, देखिए कोई भी दर्द आपको शुरू होगा तभी जब आप उस पर ज्यादा स्ट्रेस पड़ेगा। तो ये कहना कि आपने कभी कंबल मैंने नीचे बैठ गया और उसी के बाद से हो गया, तो वो एक केवल प्रोवोकेटिंग हो सकता है कि उसके कारण से वो सरफेस पे आ गया तकलीफ। लेकिन अधिकतर समय वो जोड़ पड़ने से ही है, कुछ ना कुछ ज्वाइंट उनका डैमेज हुआ है।
7 दिन से अधिक भाग दौड़ के बाद जब मैं फरवरी में टन के पर्स में बिना बिस्तर, अच्छा बिना बिस्तर और बिना कंबल के सो गए, उसके कारण से ऐसा हो गया है, ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि वो एक ऐसी घटना रहती है जो याद रह जाती है और कहीं ना कहीं उससे कोरिलेट करता है आदमी, लेकिन वो उससे कोई रिलेशन नहीं है, कहीं ना कहीं आपके घुटने पे जोर पड़ रहा है। और मुझे लग रहा है ना कि आप 32 साल की उम्र के हैं, तो नीचे बैठना उठना बचाइए, सीढ़ी चढ़ना उतरना थोड़ा बचाइए, अननेसेसरी आप सीढ़ी चढ़ना उतरना तो नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिए। अगर आप पलथी मार के चुका मुका बैठने का कितना लोग को आदत रहता है तो उसको बचाइए, और आप कमोड यूज करिए, कमोड यूज करिए, और कुछ एक्सरसाइज है जिसको आप रेगुलरली करें तो आपकी तकलीफ मुझे लगता है कि ठीक हो जाएगी। और इस चीज की चिंता में ना रहिए कि आप ठंडा में बैठ गए थे और इसलिए कुछ हो गया, ठंडा लग गया, ठंडा वंडा कुछ नहीं लगा है जी, क्योंकि वो एक ऐसी चीजें रहती है किसी को भी जहन में घुस जाती है, तो उसी से कोई चीज कोरिलेट करता है। तो ठंडा वंडा और उसके कारण से, फर्श पे लेटने से, फर्श पे बैठने से ये चीजें नहीं हुई है। अगर आप एक ये सब ध्यान रखें तो आपको जरूर आराम मिलेगा। एक सवाल और आपके स्क्रीन पे आया है सर, मैं पढ़ देता हूँ। सर हम्म। नमस्कार, 10 दिन पहले सीढ़ी से गिर गया था, मेरे बाएं कोहनी में चोट लग गई थी, मुंह मूव लगा रहा हूँ, पट्टी लगा रहा हूँ, लेकिन कुछ राहत नहीं मिल रही है। हल्के से टच, ऐसे दर्द नहीं हो रहा है, लेकिन हल्के से कहीं टच हो रहा है तो दर्द हो रहा है, इसके लिए क्या करना हाँ, तो एक चीज में बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्होंने सवाल विकास जी ने किया है, केहनी का ज्वाइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट ज्वाइंट है, और इसको ऐसे हम लोग ऑर्थोपेडिक्स में बोलते हैं कि इट्स लाइक योर गर्लफ्रेंड, ये आपकी महबूबा है, इसको बड़ा प्यार से रखना पड़ता है जी। एक्चुअली केहनी एक ऐसा ज्वाइंट है कि अगर आप उसको ध्यान से नहीं रखें ना, अगर, क्योंकि अधिकतर समय हम लोग के यहाँ कल्चर क्या है कि कभी भी चोट लग गया तो बांध दिया, और ताकि मालिश वालिश कर देते हैं लोग, वो बहुत प्यार में घर के औरत लोग मालिश कर देते हैं। केहनी एक ऐसा ज्वाइंट है, यहाँ मालिश कर देने से परमानेंट स्टिफनेस हो जाता है। तो एक दो तीन चीज का ध्यान देना है विकास जी, कि मालिश बिल्कुल नहीं करना है, लगे तो थोड़ा कपड़ा गर्म करके सेक करना है। पट्टी आप बांध रहे हैं पानी, 10 दिन बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ, अगर मूवमेंट में कोई दिक्कत नहीं है और हल्का फुल्का दर्द है तो मुझे लग रहा है कि ये हील हो जाएगा आपका। बस आप ध्यान रखिए कि इसमें मालिश ना करें, खींचा तानी ना कराएं, किसी से ले जाके बैठवा ना दीजिएगा, क्योंकि वो भी करने से कितना बार परमानेंट इंजुरी हो जाता है और स्टिफनेस हो जाता है। तो ये चीज बचाना है, लेकिन फिर भी आपको कष्ट रहता है तो एक बार आके डॉक्टर से मिल सकते हैं, हो सकता है कि कुछ माइनर फ्रैक्चर वगैरह हो, ऐसा मुझे लग नहीं रहा है, लेकिन हो सकता है, जो चीज बिना एक्सरे किए नहीं समझ में आ सकता है। लेकिन आप ये ध्यान रखिए कि मालिश नहीं करना है, खींचातानी नहीं करना है, थोड़ा रेस्ट रखिए, पट्टी बांधिए, कोई दिक्कत नहीं है। चाहिए। सर एक सवाल है सोनिया चौहान जी का कि क्या विटामिन डी सप्लीमेंट लेने से क्या वेट इंक्रीज होता है क्या? नहीं नहीं, इनफैक्ट ऐसा बोलते हैं लोग कि वेट के, ओबेसिटी के मैनेजमेंट में भी विटामिन डी का पॉजिटिव रोल है। इनफैक्ट विटामिन डी एक ऐसा विटामिन है जिसका बहुत हर सिस्टम में पॉजिटिव इन्फेक्ट है, इफेक्ट है। तो विटामिन डी लेने से ये मानसिकता बिल्कुल निकाल लीजिए कि वेट बढ़ेगा। वेट बढ़ रहा है मैडम, सोनिया मैडम, खाने पीने से और मेहनत नहीं करने से, विटामिन डी को बदनाम ना करिए। सुनिए, अब मैं आपको बताऊं, अभी आप कह रहे थे, थोड़ा सा लाइट नोट में स्टार्ट करते हैं। आप कह रहे थे कि पत्नी मेरी खुद से कपड़े को धोती है। तो हमारे साथ हमारे घर में यह हाल है कि मेड भी खुद से नहीं धोती है, मेड भी वॉशिंग मशीन यूज करती है। हाँ, ठीक तो है, ये तो ये मैडम चीज, मैडम खुद हाँ, तो नहीं धोती है, मेड को भी ट्राई करती है कि हाथ से न धोए। हाँ, बात सही कर रहे हैं, लेकिन देखिए एक्चुअली जो हमारी पुरानी परंपराएं थी ना, देखिए हम लोग वो सब चीज हमारे हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट थी। लेकिन जैसे जैसे हम लोगों के पास हर संसाधन आते गए, उसका सबसे ज्यादा खराब इफेक्ट अगर कहीं कुछ पड़ा ना तो हमारे हेल्थ पे ही पड़ा। तो इनफैक्ट संसाधन हमारे हेल्थ के लिए खराब है, हम जितने कम चीजों से, गैजेट से इक्विप्ड हैं, उतना ही हमारा हेल्थ उतना ही अच्छा रहेगा। जी सर, एक ये ऐसा नहीं सवाल है कि, है उन्हीं विकास जी का कि मैं एक रेडिएशन फील्ड वर्कर हूँ, क्या रेडिएशन से बोन पे असर पड़ता है क्या? हाँ, रेडिएशन से जरूर फर्क पड़ता है। रेडिएशन का अगर लॉन्ग टर्म, तो उसका तो गाइडलाइन भी है, जो जो भी बराक है, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर का, हर जगह जहाँ पे भी रेडिएशन है कि कितना रेडिएशन का उसका लीड लगा रहता है, कि उस वो गाइडलाइन को आप जरूर फॉलो करिए। रेडिएशन का जरूर इफेक्ट पड़ता है, और उसमें रहता है कि टेम्पररली वहां से जॉब को शिफ्ट करके दूसरा जगह करते हैं, कितना आपका रेडिएशन है उसका लगा रहता है, वो मीटर वो चेक करते रहता है, अगर उससे ज्यादा हुआ
तो वो लोग जॉब थोड़ा सा इधर से उधर थोड़ा सा शिफ्ट करते हैं लोग, चलिए तो सर, उसका इसका जवाब मैं दूंगा, क्योंकि मैंने भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर से रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर का कोर्स भी किया हुआ है, तो मेरे पास वो आरएसओ की डिग्री भी है, तो मैं इनको समझा सकता हूँ। तो मैं इनको बता दूंगा अलग से कि कैसे इसमें क्या होता है। एक सवाल जो पहले अभिषेक ने पूछा था, आपने कह दिया है कि इसका जवाब देंगे, इसलिए मैं इस क्वेश्चन को ला रहा हूँ। ऐसे मेरा मन क्वेश्चन को स्क्रीन पे लाने का नहीं था, लेकिन मैं इसको अभिषेक को बता देता, लेकिन मैं लेके आता हूँ स्क्रीन पे। सर, आप इसका जवाब दीजिए। हाँ देखिए, एक्चुअली देखिए, हम लोग के साथ इस सबसे बड़ी कुंठा यही है ना कि हम लोग सब लोग मजा तो सब लेना चाहते हैं, लेकिन बात कोई नहीं करना चाहता है। ये गलत चीज है भाई। ये ये गलत बात है। अगर ये चीज की हम बात अपने बच्चों से नहीं करेंगे ना, तो बच्चा ऐसा नहीं है कि नहीं जानेगा, वो जानेगा, वो गलत जगह से जानेगा, सीखेगा, वो सब कुछ सीखेगा, जानेगा। और इनफैक्ट देखिए, हम हर चीज जगह पे फिल्टर नहीं लगा सकते हैं। हर जगह आप बस जानकारी देना ही ये है। तो एक चीज था इनको कि एक तो पहला चीज की टीनेजर, अभी टीनेजर ऐसा है कि लगभग 100% टीनेजर्स आर एक्सपोज टू प्रोन। तो ऐसा नहीं बोल सकते कि हमारे बच्चे नहीं एक्सपोज्ड हैं, सभी एक्सपोज्ड हैं। आप उसको बचा नहीं सकते हैं, आप उसको यही कर सकते हैं कि आप उसकी जानकारी आप खुद दें तो ज्यादा अच्छा है। लेकिन फिर भी हमको लगता है कि बीइंग ए पेरेंट, मैं खुद भी उतना भी ये नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि हमको डिस्कस करना चाहिए, थोड़ा सा फ्रैंकनेस अपने बच्चों से रहना चाहिए। अगर हमको अपने फ्रैंकनेस है कि ताकि हम उससे कभी मजाक भी कर सकें, कभी दोस्त भी बन सकें, उसको भी कोई प्रॉब्लम हो तो बोल सकें। क्योंकि अधिकतर समय होता क्या है ना कि ऐसी चीजों पे बच्चा भी लगता है कि हमको अपने पेरेंट्स से नहीं डिस्कस करना चाहिए। तो सर, आज के डिजिटल एरा में टीनेजर बहुत ज्यादा प्रोन यूज कर रहे हैं, जिससे उनका स्पर्म बेवजह एक लिमिट से बहुत ज्यादा बर्बाद हो रहा है। तो इनफैक्ट देखिए, स्पर्म जो है बहुत ज्यादा बर्बाद नहीं, वो तो नेचुरल चीज है जी, वो बर्बाद कुछ नहीं होता, वो तो शरीर में बन रहा है, वो यूज हो चाहे नहीं हो। तो ऐसा नहीं है कि वो बर्बाद हो रहा है। एक ये मेंटेलिटी भी रखना बहुत खराब है कि वो बर्बाद हो रहा है, लेकिन उसको पॉजिटिव डायरेक्शन देना जरूरी है। और ये सोच रखना, क्योंकि आप जैसा ऐसा सोचेंगे कि नहीं बर्बाद हो रहा है, तो उसके भी दिमाग में कहीं ना कहीं ये घुसेगा कि बर्बाद हो रहा है। और बर्बाद हो रहा है, इस तरह की सोच आने से ज्यादा डैमेज होता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि मैं भी उसका बहुत एक्सपर्ट नहीं हूँ। लेकिन मुझे लगता है कि वो चीज से ज्यादा, तो क्या इस बोन डेवलपमेंट पे इससे बोन डेवलपमेंट पे कोई बुरा असर नहीं पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इससे बोन डेवलप, आप उसका न्यूट्रिशन अच्छा रखिए, उसके एक्सरसाइज पे ध्यान दीजिए कि वो फिजिकल एक्टिविटी करे। अगर फिजिकल एक्टिविटी करेगा ना, तो ये सब चीजों से वो दूर भी रहेगा। इनफैक्ट मैंने थोड़ा सा कम एक्सपोज होगा, वो तो होगा ही। उसको बिल्कुल ऐसा बंद नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो फिजिकल एक्टिविटी से ज्यादा उसको बेनिफिट होगा। हाँ, सर, एक चलिए और नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन। हाउ कितना इम्पोर्टेंट है आफ्टर प्रेगनेंसी जो लेडीज मसाज कराती हैं, तो इसका बैक पेन का इन्होंने तो लिखा है कि इसका क्या असर होगा फ्यूचर में अगर हाँ मसाज का। देखिए, ये इनफैक्ट मसाज मसाज एक अच्छा प्रोसीजर है। मसाज से यूजफुल प्रोसीजर है, लेकिन इन ए क्वालिफाइड हैंड्स ऐसा रहता है कि, और मसाज का मैं जो जितना, मैं भी उसका बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे जो लगता है, जो मैं जो फील किया हूँ, क्योंकि कि मसाज लेडीज लोग को, हमारे यहाँ भी कल्चर है कि जैसे ही शादी मैंने बच्चा होता है तो लेडीज लोग को मसाज करते हैं। तो मसाज से ओवरऑल जो जॉइंट्स, बोन्स और इसमें सर्कुलेशन अच्छा होता है, बेहतर होता है, एक सूदिंग एक्सपीरियंस होता है। लेकिन यही ध्यान देना कि बहुत जोर से जो मसाज पेनफुल है, जिसको करने में आदमी को चाहे औरत को कष्ट होता है, उसको बचाना है, उतना जोर जोर से नहीं मसाज करना है। अच्छा, मसाज से ऐसा नहीं है कि उससे बैक एक डेवलप हो जाता है, अगर आप वो चीज का ध्यान देते हैं कि वो पेनफुल नहीं हो जाए, उतना जोर से नहीं हो, तो मुझे लगता है कि आई विल रिकमेंड मसाज, बट कि वो मसाज सामने वाले के लिए पेनफुल नहीं होनी चाहिए। जी, अभिषेक पांडे जी का एक और सवाल है सर कि ये जो कैल्शियम सप्लीमेंट हम लोग और विटामिन डी लेते हैं, ये क्या कितना ड्यूरेशन तक एक ओल्ड लेडी ले सकती एक्चुअली है, इसका ड्यूरेशन। ऐसे यंग आदमी भी ले सकता है, यंग आदमी भी ले सकता है, और ओल्ड एज के भी लोग ले सकते हैं। 8 गोली का डोज रहता है, जो 8 गोली 2 महीने तक चलता है, और एक एक गोली हफ्ते हफ्ते दिन में दूध के साथ आप ले सकते हैं, और उसको फिर से 1 साल बाद फिर से रिपीट कर दीजिए। तो क्योंकि विटामिन डी का ओवर टॉक्सिसिटी भी क्योंकि स्टोर नहीं होता है,
लेकिन मैंने आज तक किसी को टॉक्सिसिटी होते हुए देखा नहीं है जी। ऐसे बच्चा लोगों में होता है जो लेकिन हमारे यहाँ एडल्ट में, बूढ़े लोगों में होता नहीं है। तो 2 महीने के लिए मैंने हफ्ते हफ्ते दिन पर 8 गोली खाने में कोई बुराई नहीं है, और ऐसा साल साल भर पे फिर से रिपीट कर देने का, तो इससे कोई टॉक्सिसिटी नहीं होती। तो अब तो कोई सवाल नहीं है सर, और बाकी इस पे सवाल आती है तो हम लोग जितना जानकारी है उसमें हम लोग दे देंगे आंसर और नहीं होगा तो आपसे पूछ के दे देंगे। तो सर बहुत बहुत हाँ, धन्यवाद, आप आए। एक दर्शक आपके यूट्यूब चैनल का लिंक पूछ रहे थे, तो या तो हम, हाँ बताइए सर। हाँ, तो आप डॉक्टर रामेश्वर कुमार सर्च करिए, डॉक्टर रामेश्वर कुमार यूट्यूब पे आप सर्च करिएगा, आपको मिल जाएगा। ऐसा नहीं है कि मैं लगेगा तो लिंक भी भेज दूंगा। मैं भी थोड़ा सा उतना कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं हूँ नहीं कि नहीं, दो कोई मिनट नहीं सर, कोई नहीं। आपके नाम से मैंने भी देखा है, आपके नाम से वो आ जाता है, आपका नाम डालेगा हाँ वो अपने हाँ आप आ जाएगा। और बहुत सारे, मतलब मुझे लग रहा है कि हजारों वीडियोस आपने अपलोड किया मैंने हुआ है। 100 से तो ज्यादा है, 100 से ऊपर है, अच्छा, हजारों नहीं है। हाँ 100 और हाँ हाँ, 200 से के बीच में है वीडियो। अच्छा, तो हम्म, और उसमें एक्सरसाइज के तो लगभग सभी वीडियो हैं। आप हाँ हाँ एक्सरसाइज, हाँ, नी एक्सरसाइज, आप बैक एक्सरसाइज, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस का एक्सरसाइज, ये सब के एक्सरसाइज के वीडियो हैं जो आप कहीं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, स्टिफ शोल्डर हो गया, शोल्डर स्टिफनेस के एक्सरसाइजेस, तो जो फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाइएगा आपको पैसा लगेगा, आप घर में ही देख के उसको कर सकते हैं, और बहुत अच्छा है जी। बहुत लोग हमको बोलता है कि बहुत एक, बढ़िया है। जी जी, एक कुमार विकास जी दोबारा एक भेज दिए हैं, एक क्वेश्चन में ले लेते हैं कि बोन की मजबूती के लिए बेस्ट न्यूट्रिशन क्या है, दैनिक खाने में क्या चीज से बोन की मजबूती बना रहे, क्या लें तो। देखिए मेरा ये जो चीज है ना कि ये इस तरह के सवाल जो कितना लोग पूछते हैं कि बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट चीज के चक्कर में नहीं पड़ने का। आप बैलेंस डाइट खाइए और एक्सरसाइज करिए। बेस्ट चीज क्या है, बेस्ट चीज के चक्कर में होता है क्या ना, कभी बेस्ट चीज मिलता नहीं है और आप उसको खाते नहीं है, और वो होता नहीं है। दूध पीजिए, ये क्या क्या नहीं, जैसे बहुत सारे लोग हैं कि दूध नहीं पीते हैं, दूध पीजिए भाई, दूध पीजिए। खाने पीने में ऐसा कोई परहेज नहीं है कि ये नहीं खाना है। कितना लोग को मन है कि यही खाने का इच्छा है और वो उसको बता दिया ये नहीं खाना है। तो ऐसा मैं खाने पीने में कोई चीज की मनाही नहीं है, आपको जो मन करता है उसको खाइए, भरपेट खाइए, संतुलित आहार लीजिए, मेहनत थोड़ा करिए जी, हड्डी मजबूत हो जाएगा। बेस्ट चीज के चक्कर में नहीं पड़िए, क्योंकि बेस्ट कुछ कोई चीज नहीं होता है, बेस्ट तो आप बना देते हैं। जो सर चीज बहुत, आप आपने जी जी आप जी, आप अच्छा मेहनत करके बॉडी बना लीजिए और आप बोलिए कि ये कैल्शियम अच्छा है, देखिए फिर लोग वही कैल्शियम खाने लगेंगे। चलिए लोग सर, आपकी मेहनत नहीं करेगा, लोग जी वो कैल्शियम चलिए, पे ध्यान देने लगता है। जी 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 सर, चलिए सर बहुत बहुत धन्यवाद, आप हम लोगों के साथ जुड़े और हमारे साथ जुड़े, क्या आप हमारा हिस्सा हैं। जी जी जी, और आगे पब्लिकली मैं आज ही अनाउंस करने के लिए बैठा था कि रूट केयर फाउंडेशन अपने 3 प्रोग्राम चलाता है। एक प्रोग्राम चलाता है स्टूडेंट्स के लिए स्कॉलरशिप टेस्ट, एक प्रोग्राम चलाता है डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम, और एक प्रोग्राम चलाता है दानवीर। तो मंजेश पांडे रूट केयर फाउंडेशन स्कॉलरशिप टेस्ट के हेड हैं, डॉक्टर रमेश्वर कुमार रूट केयर फाउंडेशन डिजीज अवेयरनेस प्रोग्राम के हेड हैं, और चलिए विकास ब्राह्मण दानवीर प्रोग्राम के हेड हैं। तो आज पब्लिकली मैं अनाउंस करता हूं कि डॉक्टर रामेश्वर आज के बाद जो भी प्रोग्राम रूट केयर फाउंडेशन डिजीज अवेयरनेस पे करेगा उसको लीड करेंगे, और बाकी हम तो हैं ही सर के साथ। चलिए, थैंक यू जी मंजेश जी, आपसे भी बड़ा प्रेरणा मिलता है, और भगवान करे कि आप ऐसे ही आगे बढ़े। आप एम्स में भी रह के जिस तरह से लोगों की सेवा करते हैं ना जी, रियली इंस्पायरिंग है। मैंने तो ये चीज पहले भी बताया, और मुझे भी आपकी इसी बात से सबसे ज्यादा प्रेरणा मिलती है कि देखिए, और मैंने देखा है कि दिल्ली में पहुंच जाने के बाद से कोई किसी को नहीं पूछता है जी, सभी लोग अपने अपने में लग जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको जितना जज्बा है, मैं उसको सलाम करता हूँ, उसको प्रणाम करता हूँ, और भगवान से मैं ये करता हूँ कि मुझे भी वो शक्ति दें कि हम लोग भी वैसा ही करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू, लव यू, नहीं सर, थैंक टेक यू, केयर, बहुत बहुत बाय बाय धन्यवाद सर, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, जी। थैंक्स लॉट सर, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।